So hello everyone and welcome back to Marks Up. In this particular session, we are going to start a very critical chapter from examinations point of view, that is digestion and absorption. We have already completed the plant physiology lecture series और आज से हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में समझना स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में और एक बहुत ही ज्यादा ऑर्डर्ड मैनर में दिए गए हैं। कोशिश ये रखिएगा कि आप किसी भी चैप्टर को बीच में स्किप ना करें। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन फिजियोलॉजी इन अ सीक्वेंस, देयर आर बेटर चांसेस कि आप हर चीज को अच्छे तरीके से समझ पाएं एंड एट द टाइम ऑफ रिवीजन आप हर चीज को बेहतर तरीके से रिकैपिचुलेट भी कर पाएं। आज हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी की यूनिट की शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर का नाम अपने आप में काफी सारी बातें कहना चाहता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी ये दोनों की दोनों टर्म्स रिलेटेड है आपके फूड से, यानी आपके न्यूट्रिशन से। समझ लीजिए आप सुबह ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं एंड आपके सामने आ जाता है एक पराठा। उस पराठे को आप कभी भी एक बार में नहीं खाते, आप उस पराठे को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं अपने हाथों से, यानी कि आप छोटे छोटे टुकड़े तोड़ते हैं एंड अल्टीमेटली तब आप उन्हें अपने माउथ के अंदर डालते हैं। दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डाइजेशन। डाइजेस्टिव इवेंट्स वो होते हैं जो एक बड़े फूड पार्टिकल को छोटे फूड पार्टिकल में कन्वर्ट कर दें। अब हाँ, जो हाथों से तोड़ने वाली चीज है वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं हो रही है तो आप उसको फिजियोलॉजी नहीं मानते, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर भी वही काम होगा जो आपने बॉडी के बाहर किया। जब आप खाने को अपने मुंह के अंदर ले जाते हैं तो आपकी जो ओरल कैविटी है, जो बक्कल कैविटी है, इसके अंदर टीथ प्रेजेंट है और वो टीथ क्या करते हैं, आपके फूड को पल्वराइज करने का काम करते हैं। यानी आपने जो एक टुकड़ा लिया है पराठे का, उसे और छोटे छोटे टुकड़ों में वो कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। और इसमें हेल्प करेगा कौन? सलाइवा। आपके सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं जो कि सलाइवा को पोर कर देते हैं इनटू द ओरल कैविटी और इनटू द बक्कल कैविटी जैसे ही फूड आपके मुंह में आता है। क्यों? क्योंकि डाइजेशन इज अ वेरी एफिशिएंट प्रोसेस। जब आप फूड को खाते हैं और जैसे ही सलाइवा वहां पर आता है, पहली बात तो ये फूड की बेहतर मिक्सिंग करवा देता है और उसको थोड़ा सा क्या कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, जिससे आपके दांतों को उस फूड को काटने में थोड़ी सी हेल्प मिल पाए। अदर देन दैट, जो आपका सलाइवा होता है इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। एंड एज द नेम इंडिकेट्स, अमाइलेज क्या करेगा, आपका कार्बोहाइड्रेट पर अटैक करेगा, यानी स्टार्च के ऊपर अटैक करेगा। यानी समझ लीजिए आप आलू का पराठा खा रहे हैं तो उसका जो आलू वाला कंपोनेंट है जो बेसिकली स्टार्च कंटेन करता है, उसकी 30% तक डाइजेशन आपके माउथ में ही हो जाएगी। यानी जिस टाइम पर आपने पराठा खाया उसी टाइम पर आपकी 30% डाइजेशन माउथ के अंदर हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ द एंजाइम दैट इज हेल्पिंग आउट इन द क्रिटिकल डाइजेशन ऑफ फूड। इसके अलावा जो आपकी टंग है वो भी प्रॉपर मिक्सिंग में हेल्प करती है फूड पार्टिकल्स की। एंड आपने जो बड़ा टुकड़ा लिया था एक पराठे का, वो अब छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो चुके हैं। इन्हें आप क्या कहते हैं, इन प्रोसेसेस को आप कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन, क्योंकि आपने यहां पर जो है चीजों को मैकेनिकल एब्रेशन से तोड़ा है। आपने चीजों को क्या किया है, काटा है। अभी तक आपने कोई केमिकल उस पर रिएक्ट नहीं कराया। पहला केमिकल जो अटैक करेगा दैट इज ऑब्वियसली अमाइलेज, लेकिन जो दांतों से चबाना और जो जीभ से मिलाने वाला प्रोसेस है दैट इज मैकेनिकल इन नेचर। अब आपका जब अमाइलेज एक्ट करेगा फूड के ऊपर, जब आपका पेप्सिन एक्ट करेगा स्टमक में जो प्रेजेंट है फूड के ऊपर, जब आपका सक्कस एंटेरिकस यानी कि जो इंटेस्टाइनल जूस है वो अटैक करेगा, जब आपका पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो पेनक्रियास बनाता है वो अटैक करेगा, ये सारे केमिकल डाइजेशन के अंदर आते हैं। यानी कि आपके डाइजेशन के अंदर दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स। पहला कि आप मैकेनिकली फूड को जितना तोड़ सके उतना तोड़ लें, क्योंकि आप किसी भी चीज को जब दो टुकड़ों में तोड़ते हैं उसका केमिकल नेचर कभी चेंज नहीं होता। समझने की कोशिश करना कि अगर मेरे पास एक कपड़ा है या फिर एक हैंकरचीफ है, उस रुमाल को अगर मैं दो टुकड़ों में फाड़ दूं तो वो कुछ और नहीं बन जाएगा। वो दो टुकड़े दोनों के दोनों रुमाल के टुकड़े ही कहलाएंगे। सिमिलरली अगर मैं उसे चार छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूं तो भी वो रुमाल ही रहेगा, मैं उसे 16 टुकड़ों में काट दूं तो भी वो रुमाल ही रहेगा। और सिमिलरली आप दुनिया की किसी भी चीज पर अगर ये रूल अप्लाई करें तो वो प्रॉपर्ली एप्लीकेबल होगा। समझ लीजिए आपकी मॉम जो है आटा गूंद रही है और उस टाइम पर आप किचन में जाते हो और आटे के पेड़े बनाना स्टार्ट कर देते हो, तो अगर आपने एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ लिया है उस बड़े से गूंदे हुए आटे के ढेर में से, तो उसका केमिकल नेचर चेंज नहीं हो जाता है, राइट? वो सूखा हुआ आटा नहीं बन जाएगा, वो गुंदा हुआ आटा ही रहेगा। तो आप जब किसी चीज को मैकेनिकली तोड़ते हो उसका केमिकल नेचर चेंज नहीं होता, लेकिन आपको क्या करना है, आपने जो फूड खाया है उसका केमिकल नेचर भी आपको चेंज करना है। आपने अगर स्टार्च खाया है खाने में जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, आपको उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, तभी तो जाके वो आपको एटीपी देगा ना, तभी तो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में घुसेगा, क्रेब्स साइकिल में घुसेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में घुसेगा। ये सारी चीजें हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी के रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको खाने से एनर्जी लेनी है तो आप डायरेक्टली स्टार्च से नहीं ले पाओगे, आपको उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपको प्रोटीन से एनर्जी लेनी है तो आपको उसे अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेस से काम नहीं चलेगा,
सिर्फ पराठे को जो है चबाने से काम नहीं चलेगा, आपकी बॉडी के अंदर वो एंजाइम्स होने चाहिए, वो केमिकल रिएक्शंस होने चाहिए जो कि फटाक से इस बड़े से मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करें, और इसे हम कहते हैं बायोमोलिकुलर कन्वर्जन। एक बड़ा मॉलिक्यूल यानी जो बायोमैक्रो मॉलिक्यूल है, इसको हम केमिकल्स देते हैं, इसके ऊपर हम एंजाइम से अटैक करवाते हैं जिसे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि वो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स ही एब्जॉर्बेबल होते हैं। अगर आपका बहुत बड़ा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इन द ब्लड स्ट्रीम, पहली बात तो ब्लड स्ट्रीम उसे अपने अंदर आने नहीं देगी, इतने बड़े मॉलिक्यूल को क्यों ही घुमाएगी फालतू में, और अगर गलती से आ भी गया तो आपके ऑर्गन्स उसे अपटेक नहीं कर पाएंगे। लेकिन खाना खाने का मेन प्रोटेगेटिव क्या होता है? खाना आप इसीलिए खाते हो जिससे आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स जहां पर मेहनत चल रही है, काम चल रहा है, उन्हें आप एक इंसेंटिव दे सको दैट यू हैव वर्कड हार्ड फॉर दैट, नाउ आई एम पेइंग यू ऑफ, कि तुमने पूरे दिन भाई मेहनत की है, तुमने मेरे लिए काफी सारे मेटाबोलाइट्स तैयार किए हैं, यू हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यू हैव डन एक्सेसिव हार्ड वर्क, अब तुम्हारा लंच करने का टाइम है तो तुम खाना खाओ। तो हमारा ये फंडा है कि हम एब्जॉर्ब करवा देते हैं अपने डाइजेस्टेड फूड को अलग अलग ऑर्गन्स में, लेकिन अगर वो फूड पार्टिकल बहुत बड़ा है तो वो एब्जॉर्बेबल नहीं होगा, इसीलिए हमें सबसे पहले चीजों को तोड़ना पड़ता है, डाइजेस्ट करना पड़ता है, तब जाके वो चीज एब्जॉर्ब हो पाएगी। इसीलिए डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को चैप्टर के नाम में रखा गया है, दोनों चीजें अलग अलग नहीं हो सकती, आप डाइजेस्ट करोगे तभी एब्जॉर्प्शन होगी। इसीलिए बिफोर रीडिंग एब्जॉर्प्शन यू नीड टू डाइजेस्ट द फूड, यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी बेसिक एस्पेक्ट ऑफ डाइजेशन। तो आई होप थोड़ा बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो गया होगा इस चैप्टर में। अब जब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को और हर एक ऑर्गन के बारे में जानेंगे, हर एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जानेंगे, देन यू विल बी वेरी हैप्पी टू नोट ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज इट इज अ टोटली प्रैक्टिकल चैप्टर। हाँ, जहां पर क्वेश्चन बनेगा आई लेट यू नो, और जहां पर कंफ्यूजन का स्कोप है वहां पर भी मैं आपको एक बार सावधान कर दूंगा, सतर्क कर दूंगा। बाकी इट इज टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मार्क द आंसर्स करेक्टली इन योर एग्जामिनेशन। लेकिन हाँ, जहां पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन का लोचा होगा वहां पर आई श्योरली लेट यू नो। तो यहां पर हम स्टार्ट कर देते हैं अपने टॉपिक को। फूड सबसे पहले तो क्यों जरूरी है, और अगर तुम फूड खाते हो तो उसके अंदर लेते क्या क्या हो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो फूड के अंदर हम सबसे पहले तो काफी सारे बायोमोलिक्यूल्स लेना प्रेफर करते हैं, और बायोमोलिक्यूल्स में हम जो खाते हैं दे आर बेसिकली द बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, राइट। हम बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पर कोई प्रोटीन खा लिया जो कि प्लांट के अंदर प्रेजेंट था, सो इट इज कॉल्ड एज प्लांट प्रोटीन, और इट कुड बी एन एनिमल प्रोटीन। जैसे कि मैं शाकाहारी हूं, मैं अगर अपना पर्सनल बताऊं तो हम जो है प्रोटीन के लिए क्या खा लेंगे, ग्राम खा लेंगे, अरहर खा लेंगे, दालें खा लेंगे, सोयाबीन खा लेंगे, राइट। लेकिन अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो मीट भी प्रेफर कर सकता है। देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, देर आर अ लॉट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स जिन पे लोग जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट्स, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। तो प्रोटीन का अलग अलग सोर्स हो सकता है। सिमिलरली अब मैं कार्बोहाइड्रेट खाऊंगा, तो कार्बोहाइड्रेट में आप क्या खाओगे, कार्बोहाइड्रेट्स में आप वही चीजें खाओगे ना जो प्लांट के अंदर स्टोर थी। So ultimately, if you want to eat carbohydrate, you will be eating something that is already stored in plant. और प्लांट में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। यानी आपने क्या खाया है, आपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाया है, आपने एक पॉलीसेकेराइड खाया है, तो आपको उसे काट काट कर अब मोनोसेकेराइड में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। आपने जो प्रोटीन खाया है इसको काट काट के अमीनो एसिड में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली आप लोग घी मक्खन खाते होगे, हमारे यहाँ पर बहुत प्रेफरेबल है तो हम लोग फैट्स भी कंज्यूम करते हैं। उसके साथ साथ जो आपके ऑयल्स हैं दे आर आल्सो टाइप ऑफ फैट्स, राइट। तो आप फैट भी कंज्यूम करते हो। ये सारी बड़ी बड़ी चीजें जिनको आपको डाइजेस्ट करना पड़ता है अपनी बॉडी में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। इन मैक्रोमोलिक्यूल्स के अलावा आपको कुछ और भी चीजें खानी पड़ती हैं, जैसे कि विटामिन। अब भाई विटामिन क्यों इंपॉर्टेंट है, विटामिन इसलिए इंपॉर्टेंट है प्लस मिनरल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, और यहां पर इनकी जो क्वांटिटी है ये काफी लेस रिक्वायर्ड होती है। जो विटामिन और मिनरल्स आपको चाहिए होते हैं वो आप बहुत ज्यादा अमाउंट में कभी भी रिक्वायर नहीं करते, बिकॉज इन मेटाबॉलिज्म दे डू हैव अ वेरी बेसिक रोल, वेरी फंडामेंटल रोल। जो विटामिन थे ये क्या बनाते हैं, जो विटामिन थे ये ऑर्गेनिक कोएंजाइम बनाना प्रेफर करते हैं, और ये बचे हुए एंजाइम्स की हेल्प करते हैं इन देयर एक्टिविटी। सिमिलरली यहां पर जो मिनरल्स है ये मेटल आयन कोफैक्टर का काम करते हैं, तो इनके बिना भी क्या होगा, कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन जिसमें कोफैक्टर की जरूरत थी वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको विटामिन और मिनरल चाहिए, लेकिन कम अमाउंट में, कम क्वांटिटी। इसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट में एक बहुत बेहतरीन चाहिए चीज, खासकर गर्मियों में, दैट इज वाटर। वाटर क्या करता है, वाटर आपकी बॉडी का 70% ऑफ द कंपोनेंट बनाता है, और सेल में जो साइटोप्लाज्म है
जिसको आप प्रोटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है वो बेसिकली वाटर ही है और कुछ नहीं। आपके ब्लड की अगर आप बात करें तो जो प्लाज्मा कंटेंट है वो वाटर ही है। तो ये जो वाटर है ये आपकी बॉडी का ज्यादातर पार्ट बना रहा है, इट कीप्स यू हाइड्रेटेड। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आप अपने हाइड्रेशन लेवल को मैच नहीं कर पाएंगे एंड अल्टीमेटली यू विल सफर फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिजीजेस जस्ट बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ वाटर। सो एक चीज जो आपको डेली बेसिस पर रिक्वायर्ड रहती है, जिसके अंदर सारे के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, अगर वाटर नहीं होगा तो जो आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस थे ना वो नहीं हो पाएंगे, बिकॉज दोज रिएक्शंस टेक प्लेस इन अ मीडियम। और वो मीडियम क्या है? वो मीडियम वाटर। सो वाटर इज द मीडियम जिसके अंदर सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे सेल के अंदर, एज वेल एज ये आपको हाइड्रेटेड भी रखता है। तो इन सारी चीजों की आपको जरूरत पड़ती है। स्पेशली प्रोटीन क्या करता है ये हम जान लेते हैं। प्रोटीन क्या करता है? आपकी बॉडी में बिल्डअप करता है, यानी आपकी जो बॉडी बन रही है, राइट, वो किसकी वजह से बन रही है? वो प्रोटीन की वजह से बन रही है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट बेसिकली आपको एनर्जी देता है। आपके सेल के तो काफी कंपोनेंट बनाएगा ही, लेकिन ये आपको एनर्जी देता है। इंस्टेंट एनर्जी जो आपको मिलेगी वो कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। जो फैट है ये आपकी बॉडी में स्टोर भी हो सकता है, जो बाद में यूटिलाइज किया जा सकता है। अडाइपोज टिश्यू के बारे में आप अच्छे से पढ़ चुके हैं इन द टिश्यू चैप्टर, जो कि स्किन के नीचे आपके फैट को स्टोर करता है। एंड अदर देन दैट ये एनर्जी का तो बहुत अच्छा सोर्स है ही। इसको जब आप ऑक्सीडाइज करोगे तो इनफैक्ट कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। तो आपको ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं अपने फूड में। तो आपको अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चाहिए एंड अल्टीमेटली आपको एक बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए जिसके अंदर ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हों, तभी आप एक बेहतर जीवन जो है आगे चल के जी पाएंगे एंड अल्टीमेटली यू विल बी फ्री फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिजीज ओरिएंटेड, डाइट ओरिएंटेड डिजीजेस। उनसे आप अपने आप को बचा सकते हैं अगर आप अपने डाइट पे थोड़ा बहुत काम करें तो। न्यूट्रिशन इज गेटिंग एंड यूटिलाइजिंग द फूड दैट यू हैव टेकन फॉर एनर्जी। यानी कि आप क्या करते हैं? न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी आपने फूड खाया और आप उससे एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं। एज वेल एज काफी सारे और काम है, जैसा मैंने आपको बताया बिल्डअप का काम है। आपका अगर कोई सेल है जिसकी डेथ हो गई है तो उनको भी ठिकाने लगाना है, उसकी जगह नए सेल्स भी बनाने हैं। कोई इंजरी अगर हो गई है तो उस इंजरी को भी करेक्ट करना है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं सेल रिप्लेसमेंट के लिए, सेल रीजनरेशन के लिए, आपकी सेल रिपेयर के लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए, सारी की सारी चीजें आपकी न्यूट्रिशन पर डिपेंड करती है। तो फूड क्या है? एक बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी दुनिया में ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसको फूड की रिक्वायरमेंट ना हो। हाँ, कुछ ऑर्गेनिज्म खुद अपना फूड बना लेते हैं और कुछ उन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए। तो जैसा मैंने आपको बताया था, जो प्लांट हैं ये अपना खाना खुद बना सकते हैं और इसके अलावा काफी सारे और भी ऑटोट्रॉफ्स हैं, जैसे कि आपका साइनोबैक्टीरिया है। देयर आर लॉट ऑफ बैक्टीरिया दैट कैन मेक देयर ओन फूड। तो जो प्लांट हैं ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये खुद का खाना खुद बनाते हैं। अब दुनिया के बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स जो हेट्रोट्रॉफिक है ना वो इन पर डिपेंड करते हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स इन पर डिपेंड करते हैं, इनसे खाना लेकर खाते हैं। लेकिन हाँ, खाना तो सबको पड़ेगा, चाहे वो हेट्रोट्रॉफिक हो, चाहे वो ऑटोट्रॉफिक हो, चाहे वो सेप्रोफिटिक हो, पैरासिटिक हो, सबको खाने की जरूरत है, अदरवाइज वो एनर्जी डिराइव नहीं कर पाएंगे। और इस खाने को अब आपने खा तो लिया है, लेकिन इसको डाइजेस्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स जिनका नाम मैंने यहां पर लिखा है ये एज इट इज यूटिलाइज नहीं हो सकते एनिमल की बॉडी के अंदर, क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा है। सो इन मैक्रोमोलिक्यूल्स को आपको क्या करना पड़ता है? आपको कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू माइक्रोमोलिक्यूल्स, जिससे कि आसान तरीके से आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो पाए, अलग अलग ऑर्गन्स में जाए और अपने आपको यूटिलाइज करें और एटीपी उनको दे पाए। तो अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आप बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स को ही काटोगे, तो आपको बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स अलग अलग ऑर्गन्स को सप्लाई करने पड़ते हैं। तो इसीलिए आपको पहले क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में मैक्रोमोलिक्यूल्स को तोड़ना है और इन्हें माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देना है। फूड की जरूरत क्यों होती है? पहली बात तो आपको एनर्जी जो मिलेगी बेसिकली कार्बोहाइड्रेट फैट से, वो आपकी आपको जीने में हेल्प करेगी। आप जो डेली एक्टिविटीज करते हो उन सबको डेराइव करने में हेल्प करेगी। देयर आर अ लॉट ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, आपने पढ़ा था रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में कि आपका प्रोटीन भी आपको एनर्जी दे सकता है। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल दे सकता है। कार्बोहाइड्रेट तो आपको एनर्जी देगा, ये तो प्राइमरी सोर्स है। फैट भी आपको एनर्जी दे सकता है, ऑर्गेनिक एसिड भी आपको दे सकते हैं एनर्जी। लेकिन इनमें से जो सबसे फेवर्ड है ना, जो सबसे फेवरेट है आपकी बॉडी का, वो कार्बोहाइड्रेट। जब तक कार्बोहाइड्रेट है कोई और चीज एग्जॉस्ट नहीं की जाती। पहले कार्बोहाइड्रेट को खत्म करेगी बॉडी, फिर दूसरे सोर्स के ऊपर मजबूरी में कूदेगी। अगर कार्बोहाइड्रेट है then it is obviously utilized at the very first place. Second important thing is materials for growth. अब आप एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म हो,
दिन प्रतिदिन आपकी बॉडी में हजारों मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती हैं, उन सब मेटाबॉलिक रिएक्शंस को डेराइव करने का जो ठेका है वो भी किसने लिया है, आपके फूड ने लिया। देन मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, जैसा मैंने आपको बताया था कई सेल्स की डेथ हो जाएगी तो उनको आपको रिप्लेस भी करना पड़ेगा, कई बॉडी पार्ट्स में कई सेल्स में इंजरी चल रही होगी उनको भी आपको रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये जो रिपेयर और रिप्लेसमेंट का मैकेनिज्म है दैट आल्सो टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर फूड एंड प्रॉपर डाइट। और ये रिपेयर जो है टिश्यूज की ये भी यहीं पर मेंटेनेंस के अंदर ही आ जाएगी। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू पॉन्डर ऑन, जो कि आपके फूड और न्यूट्रिशन पर बेस्ड। नाउ फूड में आप सबसे पहले क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं जो कि आपको एनर्जी प्रदान करता है, एज वेल एज आपके सेल्स में काफी सारे असेंशियल रोल भी अदा करता है, स्ट्रक्चरल रोल भी अदा करता है। जैसे सेल का स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा कार्बोहाइड्रेट, आपकी जो मेम्ब्रेन थी उसमें लिपिड तो था, प्रोटीन तो था, लेकिन उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट थे। सिमिलरली अगर आप प्लांट के सेल वॉल की बात करो, इट इज फॉर्म्ड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज क्या है, इट इज अ कार्बोहाइड्रेट ना। तो यहां पर आपको एनर्जी के साथ साथ सेल के स्ट्रक्चर से ओरिएंटेड भी काफी सारी चीजें कार्बोहाइड्रेट बना कर देगा। प्रोटीन तो देखो यार वर्क हॉर्सेज है, प्रोटीन आर द वर्क हॉर्सेज ऑफ योर बॉडी। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन ना कर पाए, क्योंकि ये बना ही काम करने के लिए। आपका जो डीएनए है मेरे दोस्त, ये क्या करता है, ये सिर्फ कमांड देता है, सेठ जी हैं, राइट। ये जो डीएनए क्या करता है, इसको समझ लो आपके ब्लड के शुगर लेवल को कम करना है तो डीएनए खुद जाके थोड़ी करेगा। डीएनए क्या करेगा, आरएनए बना लेगा। आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन बना लेगा। कौन सा प्रोटीन बना लेगा, इंसुलिन प्रोटीन बना लेगा। इंसुलिन प्रोटीन आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, उसे कम करता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को इंसुलिन के इंजेक्शंस या डोजेज दिए जाते हैं। तो डीएनए से प्रोटीन बनने तक जो पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है आपके सेल के अंदर, इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसे आप सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं। ओके, तो प्रोटीन ही एंड में काम करेगा, दैट इज अ श्योरिटी। तो आपकी बॉडी में चाहे इम्यूनोलॉजिकल काम हो, जैसे अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, सो यू नो वेरी वेल कि आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं जो कि लड़ती हैं किसी भी फॉरेन पार्टिकल के साथ। वो जो एंटीबॉडीज हैं दे आर आल्सो प्रोटीन्स, दोस एंटीबॉडीज आर आल्सो प्रोटीन्स। इसके अलावा आपकी बॉडी में अगर आप अपने हेयर्स की बात करें, नेल्स की बात करें, दे आर आल्सो प्रोटीन्स। आप अगर अपने ज्यादातर हार्मोन्स की बात करें जैसे कि इंसुलिन हो गए, ग्लूकागॉन हो गए, ये भी आपके प्रोटीन्स हैं। आपको पता है कि 99% ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन। सिर्फ कुछ ही चुनिंदा एंजाइम्स हैं जहां पर आरएनए प्रेजेंट होता है प्रोटीन की जगह पर, अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में जो एंजाइम्स है वो एंटायरली प्रोटीन के बने होते हैं। तो प्रोटीन सब कुछ ही कर रहा है। अगर ये एंजाइम बना रहा है तो एंजाइम अल्टीमेटली सारे रिएक्शंस को कैटालाइज करता है। तो प्रोटीन का होल्ड हर जगह पर। एनर्जी तो ये देगा ही देगा, मेंटेनेंस में तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन इसके और हजारों फंक्शन है। तो अगर हम देखें डाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, डाइट पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंटेनेंस करेगा, रिपेयर करेगा, बिल्डअप करेगा, एनर्जी तो देगा ही देगा। इसके साथ साथ जो फैट है ये भी आपका एनर्जी देगा अच्छे से, और स्टोरेज के लिए फैट का बहुत ही बेहतर उपयोग किया जाता है आपकी बॉडी के अंदर। इसके साथ साथ विटामिन है दोस्त। विटामिन क्या करते हैं, विटामिन आपकी बॉडी में कोएंजाइम बनाने की कोशिश करते हैं। कोएंजाइम बनाएंगे तो मेटाबॉलिज्म में अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा कर देंगे। जो मिनरल्स हैं ये क्या करते हैं, जो मिनरल्स हैं ये मेटल आयन कोफैक्टर का काम करते हैं। मेटल आयन कोफैक्टर, जैसे निकल है तो वो आपका यूरिएज को एक्टिवेट करेगा, राइट। सो दे यूज टू परफॉर्म देयर ओन रोल्स। वाटर जो है मेरे भाई क्या करेगा, वाटर आपको डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करेगा। एज वेल एज आपकी बॉडी का ज्यादातर भाग ही वाटर है, तो ये आपको वो मीडियम प्रोवाइड करेगा जिसमें आपकी बॉडी के सारे रिएक्शंस बढ़िया तरीके से हो पाए। तो वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी की सारी चीजें आपको फूड के अंदर चाहिए रहती है, तब जाके आप बढ़िया से सर्वाइव कर पाओगे। ओके, चलिए। सो डाइजेस्टिव सिस्टम की अब बात कर लेते हैं कि आपकी बॉडी में अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज है आपकी गट या फिर आपकी एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल या गट क्या होती है, जहां से आपने खाना खाया वहां से लेकर के जहां से आपने खाना निकाला वहां तक का एक सिंगल पाइप लाइक कनेक्शन जो है इसे आप बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। सबको याद होना चाहिए। यानी एलिमेंट्री कैनाल एक कनाल लाइक स्ट्रक्चर, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप एब्रीविएशन में एसी लिख सकते हो। ये जो एसी है ये आपके माउथ से लेकर के जहां से फूड की एंट्री हुई और एनस जहां से फूड निकला वहां तक का एक पूरा का पूरा यूनिफॉर्म पाइप। ओके, यानी कि सिंगल पाइप है।
अब देखो ये समझ लो माउथ है, माउथ से मैंने खाना खाया, तो ये माउथ है क्योंकि ये पहली ओपनिंग है ना जहां से मैंने खाना खाया, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज एंटीरियर ओपनिंग। इसे मैं एंटीरियर ओपनिंग कहता हूं क्योंकि ये शुरुआती पार्ट में प्रेजेंट है, मेरी बॉडी के इनिशियल पार्ट में प्रेजेंट है। अब माउथ में जब मैंने खाना खाया तो ये बक्कल कैविटी में चला गया, माउथ में खाना खाया, बक्कल कैविटी में चला गया। बक्कल कैविटी को ओरल कैविटी भी आप लोग बोलते हो, जिसके अंदर आपके दांत प्रेजेंट है, आपकी टंग प्रेजेंट है, तो ये फूड को काटने में और मिलाने में हेल्प करते हैं। इसके बाद आपका एक छोटा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको आप क्या बोलते हो, फेरिंग्स बोलते हो, और ये फेरिंग्स जो है इसे आप कॉमन ओपनिंग बोलते हो। कॉमन ओपनिंग क्यों बोलते हो, क्योंकि जो फेरिंग्स है इसमें हवा भी आ सकती है, तो इसमें ट्रेकिया यानी विंड पाइप भी ओपन होता है, एंड इसमें फूड भी आ सकता है क्योंकि इसमें ईसोफेगस वाली ओपनिंग भी होती है। सिंस हम इस चैप्टर में फूड की बात कर रहे हैं, इट इज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो जो फेरिंग्स है आगे एक लॉन्ग ट्यूब में एंटर कर जाएगी जिसको आप क्या बोलेंगे, ईसोफेगस बोल देंगे। अब ईसोफेगस जो है ये कहां पर जाकर मिलेगा, ईसोफेगस जो है कनेक्ट हो जाएगा आपके स्टमक के साथ, तो यहां पर आपका जे शेप स्टमक आपको देखने को मिलता है इस हिसाब से। तो ये जो है आपको स्टमक देखने को मिल गया, ये आपका पेट है जो कि जे शेप बोला जाता है। ओके, अब ये जो पेट है मेरे भाई, इस पेट से अल्टीमेटली आपका क्या जुड़ा रहेगा, ड्यूडेनम जुड़ा रहेगा, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन आपका यहां पर कनेक्ट हो जाएगा। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है इसको आप ड्यूडेनम बोलते हो। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो यहां पर ड्यूडेनम है, इसके बाद आपका कॉइल्ड पार्ट प्रेजेंट रहेगा जिसको आप जेजुनम बोलेंगे, और फिर हाईली कॉइल्ड पार्ट प्रेजेंट रहेगा जिसको आप क्या बोलेंगे, इलियम, जो कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन में खुलेगा। तो इस प्रकार से आप जो है एक पूरी ट्यूब बना सकते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपका पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन कहां खुला, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग किसी और कलर से डिनोट कर देते हैं। ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, कुछ ऐसा दिखाई देता है। ओके, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन। सो लार्ज इंटेस्टाइन के भी अलग अलग पार्ट है, इसके भी आपके तीन स्पेसिफिक पार्ट्स रहते हैं। ये जो सबसे पहला पार्ट है इसको आप बोलते हैं सीकम। सीकम, तो ये जो बंद पार्ट है इसको आप सीकम बोलते हो, जहां पर आपकी ओपनिंग हुई है। एंड यहां पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप क्या बोलते हो, अपेंडिक्स बोलते हो। अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स सुना होगा, हमारे अंदर इसका कोई काम नहीं होता। काफी बार आपने देखा होगा बचपन में काफी छोटे छोटे बच्चों को एब्डोमिनल पेन होता है, एंड बाद में बोला जाता है कि यार इनका अपेंडिक्स को ऑपरेशन होगा, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है अपेंडिक्स जो है इसको रिमूव कर दिया जाता है, सिंस इसका आपकी बॉडी में कोई काम नहीं था। कहा जाता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनमें अपेंडिक्स आपका फंक्शनल था, लेकिन हमारे अंदर सिंस इसका कोई फंक्शनल रोल नहीं है, कोई एट्रीब्यूट नहीं है, तो इसको अगर आप निकाल भी दोगे तो आपके डाइजेस्टिव प्रोसेसेस पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, एंड काफी लोगों के अंदर इसको निकाल भी दिया जाता है। तो ये जो सीकम है उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, जिसके अंदर काफी सारे बैक्टीरियाज भी आपको देखने को मिलते हैं सीकम के अंदर, जो कि अलग अलग विटामिन भी सिंथेसाइज करते हैं और डाइजेशन में भी थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं। यहां पर सीकम के बाद आपका कोलॉन होता है। सिंस ये चढ़ता हुआ कोलॉन है तो इसे असेंडिंग कोलॉन बोलेंगे। यह आपका ट्रांसवर्स कोलॉन है, या आपका नीचे आता हुआ कोलॉन है तो इसे डिसेंडिंग कोलॉन बोलेंगे, एंड यहां पर एस शेप बना रहा है तो इसे हम सिग्मोइड कोलॉन बोलेंगे। इन सब के बारे में आपको दोबारा बताऊंगा, ये सिर्फ एक ओवरव्यू। एंड उसके बाद यहां पर नीचे जो पार्ट प्रेजेंट है इसे हम रेक्टम बोलेंगे। कोलॉन के बाद इसे रेक्टम बोलेंगे, और सबसे नीचे जो ओपनिंग है इसे हम क्या बोल देंगे, एनस बोल देंगे। राइट, तो मैंने सारी चीजें हाईलाइट कर दी हैं जिससे कि आपको नोट्स के अंदर अच्छे तरीके से सारी चीजें मिल जाए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम एंटीरियर ओपनिंग दैट इज माउथ, अगर आप एनस तक जाते हैं यानी पोस्टीरियर ओपनिंग तक जाते हैं, तो मेरे दोस्त आपको एक सिंगल पाइप देखने को मिला। पहले आपने माउथ में खाना खाया, बक्कल कैविटी तक, बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स, ईसोफेगस, फिर आपका स्टमक, स्टमक से जुड़ा हुआ ड्यूडेनम, ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ बचा हुआ पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि आपका ओपन हो जाता है एनस में, यानी एक कंटिन्यूअस पाइप लाइक स्ट्रक्चर था। इसको आपने टोटल बोल दिया अपना एलिमेंट्री कैनाल। ये आपके एलिमेंट्री कैनाल है। तो देखो मैंने माउथ में खाना खाया, पहला पार्ट हो गया, फिर बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में खाना गया, ठीक है, वहां पर चबा लिया मैंने, फिर वो फेरिंग्स में चला गया जो कि कॉमन ओपनिंग थी,
फिर इसोफेगस में चला गया, क्योंकि हम फूड की बात कर रहे हैं तो ट्रैकिया का जिक्र यहाँ पर नहीं होगा, वो हम ब्रीदिंग में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ फूड की बात हो रही है तो हम दूसरी ओपनिंग नहीं दिखाएंगे फेरिंग्स की, हम सिर्फ इसे इसोफेगस में डाल देंगे। फिर जे शेप स्टमक में चला गया खाना। स्टमक में आपका HCl वगैरह प्रेजेंट था, पेप्सिन प्रेजेंट था जो प्रोटीन डाइजेशन में काम करने लगा। फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसके 3 पार्ट्स थे, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया जिसके 3 पार्ट थे, सीकम, कोलोन और रेक्टम। फिर आपका ये एनस में चला गया, यानी कि अल्टीमेटली एनस जो पोस्टीरियर ओपनिंग है उसके थ्रू बाहर आ गए। पूरी की पूरी आपकी एलिमेंट्री कैनाल है जो मैंने आपको साइड में बनाकर दिखा भी दी। ओके, इसके साथ साथ क्या प्रेजेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल में? इसके साथ प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या एसोसिएटेड ग्लैंड। यहां पर तो आपका खाने के जाने को तो पाथ मिल गया इसको, लेकिन अल्टीमेटली डाइजेशन कैसे होगा? आपको कुछ ऑर्गन्स की भी तो जरूरत है ना, जो कि अपने जूसेस डालेंगे, पोर करेंगे फॉर द डाइजेशन पर्पस। तो यहां पर सबसे पहले क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड आपके बक्कल कैविटी में ही पोर करते हैं अपनी सिक्रीशन को। तो चीक साइड पे भी आपके सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं। पैरोटिड टंग के नीचे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सबलिंगुअल लोअर जॉ पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी। तो ये जो आपके अलग अलग सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये सारे अपनी सिक्रीशन को पोर कर देंगे इन द बक्कल कैविटी। तो यहां पर ग्रीन कलर से हम लोग ग्लैंड्स को दिखा रहे हैं, यहां पर सलाइवरी ग्लैंड में इकट्ठे दिखा दे रहा हूं कि आपके बक्कल कैविटी में इन्होंने पोर कर दिया सिक्रीशन। फिर आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड है, यानी आपके स्टमक के कुछ स्पेसिफिक सेल हैं। काफी प्रकार के सेल्स होते हैं जो डाइजेस्टिव चीजें बनाते हैं, जैसे कि आपके चीफ सेल्स हैं, पेप्टिक सेल्स हैं, ऑक्सिंटिक सेल्स हैं, पैराइटल सेल है, म्यूकस नेक सेल है, राइट। तो यहां पर जो है ये 3 प्रकार के सेल्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, जो कि क्या करते हैं अल्टीमेटली खाने को डाइजेस्ट करने के लिए यहां पर जुगाड़ तैयार करते हैं। इनको आप क्या बोलते हो? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हो, कि यहां पर सेल डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड, यहां पर जो आपका ड्यूडेनल रीजन है, यहां पर आपके स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, ओके, जो कि इंटेस्टाइनल जूस बनाएंगे। तो यहां पर भी कुछ स्पेसिफिक सेल्स हैं जो कि ग्लैंड्स का काम करेंगे, और अल्टीमेटली जो फूड इस पाइप से जा रहा है उसको डाइजेस्ट करेंगे। मेरी बात याद रखना, फूड पाइप से निकला नहीं है। यहां पर क्या हुआ मेरे भाई? यहां पर देखो सलाइवरी ग्लैंड जो है बक्कल कैविटी में चीजें डाल रही हैं, फूड का डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल में ही हो रहा है। यहां पर जो पेट है इसके अंदर ही खाना है ना, पेट इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यहीं पर अटैक हो रहा है खाने के ऊपर। ये जो अब ड्यूडेनम है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, ये पाइप था, इसके अंदर ही आपके इंपॉर्टेंट इंटेस्टाइनल जूसेस चले गए और डाइजेशन वहीं पे हो रही है। सिमिलरली आपका जो पेनक्रियाज था, ये पेनक्रियाज कहां प्रेजेंट रहेगा? पेनक्रियाज आपका इस ड्यूडेनम के बीच में फंसा हुआ रहता है। तो ये जो आपका पेनक्रियाज है, ये पेनक्रियाटिक जूस बनाता है, और ये भी आपका अपने जूसेस को कहां पोर कर देगा? ये अपने जूसेस को पोर कर देगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि मैंने आपको बताया खाना कभी भी पाइप से बाहर नहीं निकलता है डाइजेशन से पहले। तो क्या होगा? ये जो आपका पाइप है पेनक्रियाज का, ये अपने जूसेस को भेज देगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहां पर डाइजेशन होगा। देन आपका लीवर, लीवर कहां प्रेजेंट होता है? यहां पर आपका स्टमक जो है, इसके पास आपका लीवर प्रेजेंट रहता है। तो ये जो लीवर है, ये भी सिंस अपने अंदर तो डाइजेशन कर नहीं सकता, तो ये लीवर क्या करता है? लीवर आपका यहीं पर चीजें भेज देता है ड्यूडेनम में, ओके। कॉमन बाइल डक्ट नाम की डक्ट होती है, उसके थ्रू चीजें आपकी ड्यूडेनम तक पहुंच जाती हैं पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलके। इसके बारे में आगे पूरी डिस्कशन करेंगे हम डिटेल में, सो डोंट वरी अबाउट दैट। कहने का मतलब ये है कि जो येलो में बना हुआ है और ब्लू में बना हुआ है, राइट, जो येलो और ब्लू में बना हुआ है ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है, जबकि आपका जो ग्रीन में बना हुआ है ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो ये आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाता है। हमें सिर्फ इन्हीं पार्ट्स को इलैबोरेट करना है। अब हमें ये देखना है कि माउथ के अंदर क्या क्या है, किस प्रकार से काम करता है, बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या है, किस हिसाब से काम करता है, फेरिंग्स के अंदर क्या है, ईसोफेगस के अंदर क्या होगा, स्टमक के अंदर क्या होगा, यही हमें बातें करनी। तो अब हम एलिमेंट्री कैनाल को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ओके। तो यहां पर एक आपको ओवरव्यू भी दे रखा है, तो ये ओवरव्यू भी आपको अच्छे से समझना है। देखो यहां पर क्या हुआ, ये माउथ था, इस माउथ से आपने खाना खाया। फिर यहां पर क्या है? आपकी ओरल कैविटी है। इस ओरल कैविटी के अंदर
तीन जो चीजें थी वो पोर कर रही थी अपनी सिक्रीशंस को। कौन कौन सी चीजें थी? सलाइवरी ग्लैंड, जो पैरोटिड है ये आपका चीक रीजन में प्रेजेंट रहता है, जो सबलिंगुअल है बिलो द टंग प्रेजेंट रहता है, एंड सब मैंडिबुलर सब मैक्सिलरी जो है ये आपके लोअर जॉ पे प्रेजेंट रहते हैं। तीनों के तीनों पोर कर देंगे अपनी सिक्रीशंस को ओरल कैविटी में। तो ओरल कैविटी में ही 30% स्टार्च डाइजेशन हो जाता है, बिकॉज ये जो सलाइवा आएगा, ये जो सलाइवरी ग्लैंड है जो सलाइवा बनाएगा, इसके अंदर अमाइलेज नाम का एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज, जो 30% स्टार्च को तोड़ देता है, माउथ के अंदर ही डाइजेस्ट कर देगा। ओके, उसके बाद आपका यहां पर फेरिंग्स है, शॉर्ट पैसेज, इसके अंदर चीजें आई, तो फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज, ओके, फॉर फूड एंड फॉर एयर। फूड के लिए कॉमन पैसेज क्यों है? क्योंकि ईसोफेगस इसमें ओपन हो रहा है, जस्ट इसका अगला पार्ट ईसोफेगस ही है। लेकिन आप नेक्स्ट चैप्टर में देखोगे कि जो एयर है वो भी आपकी फेरिंग्स में आ सकती है। यहां पर आपका जो ट्रेकिया है या जो विंड पाइप है ये भी ओपन होता है, तो इसीलिए इसे कॉमन पैसेज बोला गया। हवा और खाने का जो पैसेज है उन दोनों में फेरिंग्स देखने को मिलता है। फिर सिंस हम यहाँ पर फूड की बात करें तो हम ईसोफेगस से जाएंगे। ईसोफेगस से कहाँ जाएंगे? ईसोफेगस से खुलेंगे सीधा इस जे शेप के स्टमक में। तो ये जो स्टमक है ये जे शेप का है। अब देखो यहां पर ये जो ईसोफेगस था ये ओपन हो रहा है, किसके अंदर? ये ओपन हो रहा है आपका स्टमक के अंदर, राइट? यहां पर अगर ये आपका ओपन हो रहा है स्टमक के अंदर, तो यहां पर इसकी ओपनिंग को रेगुलेट भी तो करना पड़ेगा ना। तो यहां पर एक स्फिंक्टर लगा रहता है जिसको आप क्या बोलते हो? गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो का मतलब होता है गैस्ट्रिक यानी रिलेटेड टू स्टमक, ईसोफेजियल मतलब रिलेटेड टू ईसोफेगस, यानी ईसोफेगस की ओपनिंग कहां पर करा रहा है? ये गैस्ट्रो यानी स्टमक के अंदर करा रहा है। तो ईसोफेगस की ओपनिंग करा रहा है स्टमक के अंदर, तो गैस्ट्रो ईसोफेजियल नाम का स्फिंक्टर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब आप कभी अगर बचपन में सीरियल्स देखे हो या फिर कोई भी आपने बात सुनी हो तो कहा जाता है कि हर इंसान के दिल का रास्ता ना उसके पेट से होकर गुजरता है। यानी अगर तुम किसी को इंप्रेस करना चाहते हो देन ऑफर हिम सम डिलीशियस फूड और सम ग्रेट डेलिकेसीज जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाए। सो अल्टीमेटली क्यों बोला जाता है कि दिल और पेट का रिलेशन है? क्योंकि दोनों ही चीजें थोड़ी सी लेफ्ट साइड में टिल्टेड होती है। तो यहां पर जो है आपको कार्डियक ऑरिफिस भी देखने को मिलती है। कार्डियक का मतलब होता है हार्ट। तो यहां पर कार्डियक ऑरिफिस जस्ट स्टमक के ऊपर क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि दोनों ही चीजें आपकी लेफ्ट साइड में है, बात हमेशा याद रखनी है। तो स्टमक की जब आप पोजीशन याद करेंगे ना तो आपको पता होना चाहिए लेफ्ट में क्यों है, क्योंकि कहावत से याद कर लो यार, एज सिंपल एज दैट। हर चीज में कंसेप्ट थोड़ी लगाएंगे। इफ इट इज प्रेजेंट इन लेफ्ट देन इट इज प्रेजेंट इन लेफ्ट, ये फैक्ट है, इसको तुम चेंज नहीं कर सकते। फिर ये जो स्टमक है यहां से हम खुल जाएंगे इस सी शेप के ड्यूडेनम में। ये सी शेप आपको दिखाई दे रहा है ना, तो यहां पर ये जो सी शेप का ड्यूडेनम है इसके अंदर आप खुलेंगे। तो ड्यूडेनम की शेप यहां पर लिख देता हूं, सी शेप। तो यहां पर जो आपका स्टमक है ओपन हो रहा है ड्यूडेनम में, तो यहां पर पाइलोरिक स्फिंक्टर लगा रहता है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है जो मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। स्टमक के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो जो लास्ट पार्ट है इसका नाम पाइलोरिक है। तो पाइलोरिक पार्ट आगे ओपन हो रहा है ना, तो इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। अभी एनसीईआरटी में एक और पार्ट ऐड कर दिया गया है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक के अलावा मेन सेंट्रल बॉडी, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर आपका ड्यूडेनम के अंदर चीजें आ गई हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर से होकर के। अब ड्यूडेनम के बाद यहां पर जेजुनम, जेजुनम के बाद हाईली कॉइल्ड इलियम, और फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पार्ट यानी सीकम में चीजें खुल जाएंगी। फिर सीकम के बाद आपका ये असेंडिंग कोलॉन, आपका ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन और ये सिग्मोइड कोलॉन, जिसके बाद आपका रेक्टम प्रेजेंट है और एनस के थ्रू आपका सारा जुगाड़ जो है ओपन हो जाएगा। ओके, अब देखो यार यहां पर एक और मस्त चीज जो दी हुई है वो है ग्लैंड्स। यहां पर आपके सलाइवरी ग्लैंड्स तो हमने देखे ही, यहां पर आपका स्टमक जो है इसके भी कुछ सेल्स सिक्रीशन कर सकते हैं। यहां पर जो इंटेस्टाइन है, ये जो ड्यूडेनम है यानी इसके भी कुछ सेल्स आपके सिक्रीटरी होते हैं, ये भी आपके डाइजेस्टिव जूसेस बना सकते हैं। और ये जो आपका लीवर है ये तो आपका ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है आपकी बॉडी का, ये तो काम करेगा ही। और यहां पर इस सी शेप ड्यूडेनम के बीच में जो फंसा हुआ पार्ट है जो पेनक्रियाज है, ये भी आपका अच्छे से काम करेगा, ये भी ग्लैंड है। तो इनके बारे में हमें स्पेसिफिकली पढ़ना है। दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव गॉन थ्रू टिल नाउ। अभी देखो एक साइड में डायग्राम है, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, इसीलिए इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। वेरी गुड डायग्राम फॉर द कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ होल डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो सलाइवरी ग्लैंड है, इन सलाइवरी ग्लैंड ने सिक्रीशन करी और आपके माउथ के अंदर यानी कि आपके ओरल कैविटी के अंदर सारी सिक्रीशंस आ गई।
तो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है, फूड की बेहतर मिक्सिंग है, ये स्टार्ट हो चुकी। फिर आपका फेरिंग्स के थ्रू खाना कहाँ चला गया? फेरिंग्स के थ्रू खाना चला गया आपका ईसोफेगस में। ईसोफेगस थोड़ी लॉन्ग ट्यूब है। इसके बाद आपका स्टमक आ जाता है। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसका सी शेप पार्ट है ड्यूडेनम, इनिशियल पार्ट। यहां पर आपका लीवर जो है, इसने जो जूस बनाया है दैट इज बाइल जूस, ये आ जाएगा गॉल ब्लैडर से होके। क्योंकि लीवर जो है बाइल जूस को बनाता है लेकिन स्टोर नहीं करता, तो लीवर क्या करेगा? बाइल जूस को गॉल ब्लैडर में भेज देगा। और जब हमें जरूरत रहेगी ना बाइल जूस की, तो गॉल ब्लैडर की डक्ट से वो कहां आ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में आ जाएगा। सिमिलरली जो पेनक्रियाज है, मैंने भी आपको बताया कि पेनक्रियाज में अलग से डाइजेशन नहीं होगी, लीवर में अलग से डाइजेशन नहीं होगी, सलाइवरी ग्लैंड में अलग से डाइजेशन नहीं होगी। ये क्या करते हैं? ये अपने डाइजेस्टिव जूसेस भेज देते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। इस पाइप से बाहर खाना नहीं जाएगा। तो ना लीवर के अंदर डाइजेशन हुई, इसने अपना सारा जो सिक्रीशंस थी वो गॉल ब्लैडर से होते हुए सीधा भेज दी ड्यूडेनम में। सिमिलरली जो सलाइवरी ग्लैंड्स थे, इन्होंने भी अपना सारा सलाइवा पोर कर दिया ओरल कैविटी में। सिमिलरली यहां पर जो पेनक्रियाज है, इसने भी अपना सारा का सारा सामान पोर कर दिया कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, यानी पेनक्रियाटिक जूस इसने पोर कर दिया। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना आगे चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। देन यहां पर रेक्टम प्रेजेंट है, द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, एंड एनस इज द पोस्टीरियर ओपनिंग, जिसके थ्रू खाना बाहर निकल जाएगा। पूरा का पूरा पाथ है। इस चीज को अगर आप चाहें, इस डायग्राम को अगर चाहें तो आप एनसीईआरटी में बना सकते हैं। एंड अल्टीमेटली जब ये चैप्टर खत्म होगा तब हम इस डायग्राम को मॉडिफाई भी कर देंगे। हम एक एक रिएक्शन भी लिख देंगे कि किस जगह पर रिएक्शन कौन सी हुई, जिससे कि आपका एक ओवरऑल चार्ट डेवलप हो जाएगा। राइट? सो सबसे पहले देखते हैं द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज माउथ। तो माउथ के बारे में समझते हैं। माउथ जो है, इट इज फॉर द रिसेप्शन ऑफ फूड, दैट इज एंटीरियर ओपनिंग। यानी आप अगर कुछ भी खा रहे हो तो आप अपने माउथ के थ्रू ही खाओगे। आप सबसे पहला जो निवाला डालोगे वो अपने माउथ के अंदर ही डालोगे। और इस माउथ से होते हुए जो माउथ है, इट लीड्स टू बक्कल कैविटी। जैसे ही माउथ में आप खाना चबाओगे तो बक्कल कैविटी में मतलब माउथ में जैसे ही खाना लोगे, इट्स एन ओपनिंग, तो बक्कल कैविटी में आपका खाना चला जाएगा, जहां पे आप उसको चबा सकते हो एंड अल्टीमेटली मास्टिकेट या पल्वराइज कर सकते हो, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बक्कल कैविटी को आप लोग ओरल कैविटी या माउथ कैविटी भी कहते हो, क्योंकि माउथ इज एन ओपनिंग। इसके अंदर जो कैविटी है, इसके अंदर जो स्पेस है, उसकी अब हम बात करने वाले हैं। तो यहां पर आपके कुछ पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है, इट इज कॉल्ड एज पैलेट। आप अपनी जीभ को जब ऊपर लगाएंगे जस्ट अपने दांतों के पीछे, तो एक हार्ड पार्ट आपको महसूस होगा। तो सिंस वो आपके बक्कल कैविटी का ऊपर वाला पार्ट है, तो इट इज कॉल्ड एज रूफ, या आपके बक्कल कैविटी की छत है, ऊपर वाला पार्ट है ना। तो जब आप अपने दांतों के जस्ट पीछे जीभ लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा रफ सरफेस दिखाई देगा, महसूस होगा, एंड दैट इज हार्ड इन नेचर। तो इसे आप क्या कहते हो? एंटीरियर हार्ड पैलेट, यानी जो आपके माउथ के पास है जस्ट दांतों के पीछे, दैट इज एंटीरियर पार्ट। ओके, वो आपके माउथ के ज्यादा करीब है एंड इट इज हार्ड। लेकिन जब आप पीछे ले जाओगे अपनी जीभ को इस हार्ड पार्ट से और अंदर की साइड, मुंह की साइड, तो आपको जो ऊपर की रूफ है थोड़ी सी सॉफ्ट महसूस होगी। तो जो पोस्टीरियर पार्ट है, इसे आप सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। इसके बाद आपके माउथ के अंदर, यानी बक्कल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? टीथ प्रेजेंट रहेगा, जहां पर इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। हार्डेस्ट सब्सटेंस, आपको लगता होगा कि हड्डी हार्डेस्ट है, लेकिन इनामल इज इवन मोर हार्ड। तो ये जो है चीविंग का काम करता है। तो ये जो दांतों का आपको पार्ट दिखाई देता है, ओके, बाहर वाला पार्ट, दैट इज फॉर्म्ड अप ऑफ इनेमल, जो कि खाना खाने में हेल्प करता है। जो दांत है, ये खाना चबाने में हेल्प करते हैं, चीविंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। मस्कुलर टंग यहां पर प्रेजेंट है, यानी जो टंग है, जो जीभ है, इट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग मसल। तो ये जो मसल है, ये फ्रीली मूवेबल होती है, जिससे कि खाने को बेहतरी तरीके से सलाइवा से मिक्स कर दे, क्योंकि दांत तो अपनी पोजीशन पर गड़े हुए हैं सॉकेट के अंदर, तो वो तो हिल नहीं सकते। तो जीभ जो है खाने को बहुत ही बेहतर तरीके से मिक्स करती है विद द सलाइवा, सो दैट प्रॉपर मिक्सिंग के बाद उनकी चीविंग भी अच्छे से हो पाए एंड आप उसको स्वेलो कर पाओ। राइट? तो जो जीभ है, ये नीचे की साइड अटैच होती है। ओके, जो जीभ है वो ऊपर से नीचे नहीं आ रही, नीचे से ऊपर आ रही है। तो जो नीचे की साइड यानी फ्लोर पे जिससे अटैच है, उसे आप फ्रेनुलम कहते हो। तो ओरल कैविटी का एक फ्लोर भी होगा, एक रूफ भी होगी। रूफ को तो आपने पैलेट बोला, जिसमें एंटीरियर पार्ट आपका हार्ड पैलेट है, पोस्टीरियर पार्ट आपका सॉफ्ट पैलेट है। जो नीचे जमीन है आपके मुंह की, इसे आप क्या बोलते हो? फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। इस फ्लोर पे जहां पर जीभ लगी हुई है, उस कनेक्शन को आप कहते हो फ्रेनुलम। ओके, यानी ये तो आपका पैलेट है जो कि ऊपर है टॉप पे,
और ये आपका फ्लोर है, इस फ्लोर से जीभ आपकी ऐसे आई हुई है, तो ये जो अटैचमेंट है ये आपका फ्रेनुलम। ओके, सो अपर सरफेस है स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पेपिला। अगर आप जीभ को देखेंगे तो जीभ का जो सरफेस रहता है इस पर पेपिला प्रेजेंट रहता है इस हिसाब के, और यहां पर कुछ पेपिला, सम ऑफ विच बियर टेस्ट बड्स, तो इनके ऊपर जो है टेस्ट बड्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि आपको अलग अलग चीजों को टेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ तीखा खाना है तो वहां पर जो है रिसेप्टर यहां पर प्रेजेंट रहेंगे आपके, मीठा खाना है स्वीट के लिए यहां पर प्रेजेंट रहते हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग को, और आपको कुछ सोर खाना है सॉल्टी खाना है तो आपको साइड में जो है उसके रिसेप्टर देखने को मिल जाएंगे। सो डिफरेंट पार्ट ऑफ योर टंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ वैरायटी ऑफ टेस्ट। तो आप 2 करोड़ से भी ज्यादा अलग अलग टेस्ट को सेंस कर सकते हो, यानी अगर आप खाने के बहुत बड़े शौकीन हो और थोड़ा सा भी नमक ज्यादा है कम है देन यू विल बी एबल टू गेट दैट, थोड़ी सी भी अजवाइन ज्यादा है कम है लौंग है तेल है मसाले, आपको हर चीज की नॉलेज है तो हर बार कोई चीज प्रॉपर नहीं पड़ सकती, और अगर कोई भी चीज थोड़ी ज्यादा या थोड़ी कम हो चुकी है तो टेस्ट में थोड़ा सा भी बदलाव अगर आ जाए तो आप उसको भी सेंस करने की ताकत रखते हो। So ultimately, there are more than 2 crore different type of teas that you can basically have in your lifetime. ऐसा मैंने कहीं अमेजिंग फैक्ट्स में पढ़ा था, मैं सोचा यहाँ पर बता दूं, पूछेगा तो कौन ही, बट स्टिल यहाँ पर देखो यार, तो माउथ है, अपर लिप लोअर लिप से गार्डेड है, यहाँ पर आपका टंग प्रेजेंट है, टंग के साइड में यहाँ पर आपको टॉन्सिल्स भी देखने को मिलते हैं ऑन द साइड ऑफ टंग। जब नीचे जाओगे इस ओरल कैविटी से आपको फेरिंग्स देखने को मिल जाएगा विच इज द कॉमन पैसेज, एंड यहाँ पर एक आपको मुंह खोलोगे तो ऊपर की साइड यानी रूफ से नीचे लटकती हुई चीज दिखाई देगी, दैट इज कॉल्ड एज ओवुला। ओके, सॉफ्ट पैलेट आपका पीछे की साइड है, बैक साइड में यानी पोस्टीरियर साइड में, और जो हार्ड पैलेट है जो आप दांतों के पीछे जस्ट अगर अपनी जीभ को ऊपर की साइड टच करोगे तो हार्ड पैलेट आपको महसूस हो जाएगा, एंड टीथ यहाँ पर प्रेजेंट है। ये आपके ओरल कैविटी की बात हुई है यानी बक्कल कैविटी की बात हुई। अब इसमें और चीजें देख लेते हैं कि जो प्रेजेंट होती हैं चीजें जैसे कि टीथ टंग, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो टीथ जो है इट इज फॉर मास्टिकेशन, मास्टिकेशन मतलब चीजों को तोड़ना टुकड़ों के अंदर, सो इट कन्वर्ट द बिग मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, उनको टुकड़े में कन्वर्ट कर देता है छोटे टुकड़े में, सो मैकेनिकली ये चीजों को तोड़ता है, केमिकल नेचर चेंज नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि स्टार्च को बहुत जोर से काटा दांत ने तो सुक्रोज बन गया, दैट इज रियली नॉट पॉसिबल। स्टार्च को जोर से काटोगे रहेगा स्टार्च ही, मैकेनिकली टूट गया टुकड़े छोटे हो गए, फिर हाँ अमाइलेज आएगा तो इट्स एन एंजाइम, वो केमिकल रिएक्शन कराएगा, वो स्टार्च को जेन्युइनली किसी लोअर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेगा, किसी छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेगा। सो नेचर एंड मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ इज कॉल्ड एज डेंटिशन, यानी आपके मुंह में दांत किस हिसाब से अरेंज है उसके पैटर्न को आप डेंटिशन बोलते हो, और अलग अलग प्रकार की हो सकती है अलग अलग एनिमल्स के अंदर। जैसे हमारे अंदर अगर आप देखो तो डेंटिशन जो होती है इट इज हेटेरोडोंट डेंटिशन। हेटेरो का मतलब क्या होता है, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, तो हमारे ओरल कैविटी के अंदर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट रहते हैं, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ हमारी ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जो कि हैं इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो ये 4 प्रकार के अलग अलग दांत प्रेजेंट है, सारे दांत एक जैसे नहीं है तो हम हेटेरोडोंट डेंटिशन शो करते हैं। अगर सारे दांत किसी में एक जैसे हो तो आप उसे होमोडोंट बोल सकते हैं, हालांकि ये कंडीशन काफी कम है बट स्टिल हेटेरोडोंट ज्यादातर में देखने को आपको मिल जाती है। हमारे अंदर 4 अलग अलग प्रकार के दांत हैं। दूसरी चीज जो है वो है डायफायोडोंट। डाई का मतलब क्या होता है, 2 बार, तो जिंदगी में कुछ दांत ऐसे हैं जो 2 बार आते हैं। तो पहला जो आपका दांतों का सेट आया बचपन में, इसे आप क्या बोलते हो, मिल्की टीथ, दूध के दांत बोले जाते हैं, जो कि आप 6-7 साल के होते हो तो टूट भी जाते हैं। इसे आप क्या बोलते हो, इसे आप बोलते हो डेसिडिवस टीथ भी। डेसिडिवस फॉरेस्ट आपने सुना होगा जहां पत्ते झड़ते हैं पतझड़ के दौरान, तो सिमिलरली यहां पर जो डेसिडिवस टीथ होंगे झड़ जाते हैं, इसीलिए इनको इस प्रकार का नाम जो है दिया गया। तो आपके मिल्की टीथ जो होते हैं जो इनिशियली आते हैं आपकी इनिशियल लाइफ में, दे आर 20 ओनली, लेकिन जब आप परमानेंट टीथ की बात करते हो तो परमानेंट टीथ जो है ये आपके लगे रहते हैं। भाई तुड़वाने के काम करोगे तो टूटेंगे ही, वैसे नहीं टूटते, ये आपके अल्टीमेटली सारे के सारे होते हैं, 32 देखने को मिल जाते हैं। तो डायफायोडोंट डेंटिशन का मतलब है कि 2 बार आपको दांतों के सेट मिलते हैं, एक मिल्की जो कि 20 है एंड परमानेंट जो कि उनके टूटने के बाद आपको देखने को मिल जाए।
थीकोडोंट का मतलब क्या है? थीकोडोंट का मतलब है कि आपके जो दांत हैं वो थीका के अंदर प्रेजेंट हैं, यानी सॉकेट के अंदर प्रेजेंट हैं। तो जो आपके जॉ बोन का सॉकेट है ना, यहां पर मैं पिंक कलर का बना देता हूं या रेड कलर का बना देता हूं, ये जो आपका जॉ बोन है इसके सॉकेट में फंसा हुआ रहता है आपका दांत, इस हिसाब से। Okay, so if this is your tooth, it is present embedded in the socket of jawbone. It is present embedded in socket of jawbone. ये आपको यहां पर देखने को मिल जाए। डन। तो इन तीन प्रकार की सीरीज को हम आगे पढ़ने वाले हैं कि हेट्रोडोंट क्या होता है, डायफायोडोंट एंड थीकोडोंट क्या होता है। तो सबसे पहले हेट्रोडोंट डेंटिशन, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, तो यहां पर चार डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आपको देखने को मिलेंगे। इंसीजर्स जो कि आपके कटिंग के लिए होते हैं, जो सामने वाले दांत हैं ये आपके इंसीजर्स। ओके, देन आपके कैनाइन्स जो यहां पर पैना सा दिखाई दे रहा है, दैट इज योर कैनाइन, तो टीयरिंग का काम करता है। पैना होता है तो फाड़ने का काम करता है, राइट। यहां पर इसका ऊपर का जो इलाका है वो देखो, राइट, ये जो आपका इंसीजर है सीधा सीधा है, ओके, जो कि चबाने के काम करेगा, आगे का एंटीरियर जो टीथ है ये। लेकिन जो आपके कैनाइन है ये देखो, ये आपके थोड़े से नोकीले होते हैं, ये फाड़ने का काम करते हैं। प्री मोलर और मोलर जो है ये थोड़े मोटे दांत होते हैं, तो ये क्रशिंग का काम करते हैं, राइट। मोलर देखो सबसे मोटा है, ये क्रश करने का काम करता है। बहुत ही कोई भारी चीज, खाली ढक्कन वक्कन खोलना है तो आप बीच से थोड़ी खोलते हो, दोनों दांत उखड़ के बाहर आ जाएंगे, साइड से हमेशा लेते हो, राइट। यहाँ पर बॉटल लगाई, खड़ा करके खोल दी, बिकॉज दैट मोलर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वो क्रश कर सकता है चीजों को, बहुत ज्यादा कैल्शियम डिपोजिशन है यहाँ पर, बहुत बड़े दांत होते हैं। ओके, एक बार मैंने बचपन में दांत उखड़वाया था, बचपन में नहीं, इन द सेंस मैं लगभग 9th-10th क्लास में होऊंगा उस टाइम पे। दांत जब मैंने उखड़वाया तो मुझे पता लगा उसकी रूट कितनी लंबी होती है, क्योंकि उससे पहले मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, हालांकि ये सारी चीजें किताबों में गिवन होती हैं। बट हाँ, जब मैं दांत उखड़वाने जा रहा था, somebody told me कि जितना तेरा दांत बाहर है उससे ज्यादा तेरा दांत अंदर है, एंड इट वाज अ फैक्ट। जब निकाल कर मुझे दिखाया गया बाय डेंटिस्ट सर, तो उस टाइम पर मुझे पता लगा दैट इट्स अ फैक्ट कि रूट्स इनकी बहुत लंबी होती है, एंड इसीलिए फिर उसके बाद काफी दिन तक तुम्हें ओट्स खाने पड़ते हैं, क्योंकि तुम खाना खाने लायक नहीं बचते। सो प्रीमोलर्स और मोलर्स जो है ये आपके यहां प्रेजेंट रहते हैं, तो इन्हें चीक टीथ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका एक ऑर्डर रहता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। मैंने अगर एक सीक्वेंस में लिखा है ना, तो इसके पीछे एक लॉजिक है। इंसीजर आपके सबसे बीच में प्रेजेंट है, सबसे सामने, देन कैनाइन उनसे दूर जाते जा रहे हैं, देन प्रीमोलर्स और दूर और मोलर और दूर, तो ये चीक रीजन में आ जाते हैं, या राइट, ये दूर जाते जा रहे हैं ना आपके सेंट्रल पार्ट से, तो ये प्रीमोलर मोलर लगभग यहां पर आ जाते हैं, तो इन्हें चीक टीथ भी कहा जाता है। सबसे पीछे कौन प्रेजेंट है? मोलर। और सबसे सामने कौन प्रेजेंट है? इंसीजर। तो इसे मैंने किस ट्रिक से याद किया था? ICPM, मैंने पीएम को देखा, बस इसी से आपको डेंटल फॉर्मूला भी याद करना है, उसमें भी आप इसी ऑर्डर को देखेंगे, इसी सीक्वेंस को देखेंगे। आई का मतलब होता है इंसीजर, देन कैनाइन, देन पी फॉर प्रीमोलर, एम फॉर मोलर, ICPM ही इनका करेक्ट सीक्वेंस है, सेंटर से पेरीफेरी की तरफ। थीकोडोंट डेंटिशन, थीकोडोंट डेंटिशन में क्या कितना प्यारा डायग्राम है कि यहां पर आपको ये दांत दिखाया गया है, ये दांत आपको बाहर से इतना इतना दिखाई देता है सिर्फ शीशे में, लेकिन ये जो नीचे की रूट्स हैं कहां प्रेजेंट है? एम्बेडेड है इन द सॉकेट ऑफ जो बोन। तो जॉ सॉकेट्स के अंदर अगर ये घुसी हुई हैं तो इन्हें आप क्या बोलते हो? थीकोडोंट, क्योंकि ये थीका के अंदर प्रेजेंट है, ये एक पर्टिकुलर लेयर के अंदर घुसी हुई, तो आप इन्हें बोलते हो थीकोडोंट। और यहां पर देखो इंसीजर आपके जो दो हैं इनिशियल, ये है, फिर आपका जो पैना वाला दांत है ये वाला, ये आपका कैनाइन है विच इज 1 इन नंबर, देन आपके प्रीमोलर्स हैं, ये 2 है नंबर में, एंड देन आपके मोलर हैं, ये 3 है नंबर। तो कोई आपसे पूछे कि आपके कितने दांत हैं टोटल, अडल्ट में अगर पूछे तो आप एक साइड का लिख सकते हो सिर्फ, ये आपका डेंटल फॉर्मूला कहलाता है। डेंटल फॉर्मूला में आप क्या करते हो? ICPM को एक सीक्वेंस में लिखते हो और इनका नंबर बता देते हो इन द अपर हाफ और लोअर हाफ साइड। तो आप देखो यहां पर 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर, तो आप नंबर क्या लिखोगे यहां पे? 2 1 2 3। ओके, यानी मेरे ऊपर के आधे पार्ट में, यानी ऊपर के लेफ्ट पार्ट में 2 1 2 3 है, तो मैंने नीचे के आधे पार्ट में भी 2 1 2 3 होगा, तो मैं ऊपर और नीचे को दिखाने के लिए एक डंडा लगा देता हूं 2 1 2 3, यानी मेरे पूरे मुंह के लेफ्ट साइड के मैंने दांत गिन लिए, 2 1 2 3 ऊपर वाली साइड में इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, 2 1 2 3 नीचे वाली साइड में सेंटर से पेरीफेरी की तरफ इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इसको मैं 2 से गुना कर देता हूं सीधा सीधा,
तो मेरे दोनों साइड के दांत आ जाएंगे। इनका टोटल अगर मैं काउंट करूं तो 2 + 1 कितना होता है 3, 3 2 5 और 8, 8 ऊपर तो 8 ही नीचे होंगे, 16, 16 गुना 2 32, तो 32 टीथ निकल करके आ गए एक अडल्ट के अंदर। ये आपका करेक्ट डेंटल फॉर्मूला हो जाता है जो हम अभी देखेंगे। तीसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी वो थी डाइफायोडोंट डेंटिशन। डाई का मतलब था दो, तो यहां पर जो है लाइफ टाइम में 2 बार दांत आते हैं। पहले जो दांत का सेट आया ये डेसिडुअल था, यानी कि झड़ जाता है, मिल्की टीथ भी नहीं, यानी दूध के दांत, क्योंकि कम उम्र में आते हैं तो कहा जाता है इन्हें। क्योंकि जब बच्चे के दांत आने स्टार्ट होते हैं लगभग 9 महीने 10 महीने की उम्र में, 1 साल की उम्र में, तो वो जो दांत हैं कईयों के जल्दी भी आ जाते हैं। तो ये जो दांत है ये 20 होते हैं नंबर में, और ये जो है परमानेंट टीथ द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते हैं। जब बच्चे 6-7 साल के होते हैं तब जाके उनमें पक्के दांत आने स्टार्ट होते हैं। उससे पहले आपने देखा होगा कई बच्चों की खिड़की बनी रहती है, अल्टीमेटली यू कैन सी कि हाँ दांत चूहा ले गया, वो घर वाले कन्विंस कर रहे होते हैं बच्चों को, है ना। तो वही झमेला है पूरा का पूरा कि दांत कई बार टूट जाते हैं, सबके टूटते हैं, इट्स अ वेरी नेचुरल फेनोमेना। हाँ लेकिन बच्चे लगते हैं बहुत अजीब। अब इस बात को कोई बुरा मान जाए तो मान जाए, यार हम खुद बहुत अजीब लगे थे उस टाइम पे, पर बच्चे बहुत अजीब लगते हैं भाई, दांत टूटते हैं तो उनके। तो भगवान करे सिस्टम खत्म होए, दांत टूटे ही ना, एक ही बार में परमानेंट आ जाए। परमानेंट टीथ जो है ये 32 नंबर में, ये आपके नॉन डेसिडुअस होते हैं, नहीं टूटते। और भी काफी तरीके हैं तुड़वाने के, बट हाँ लेकिन जनरली नहीं टूटते, बाकी ऊपर वाला मालिक है सबका। तो यहां पर देखो, यहां तक इंसीजर्स हैं। तो आईसीपीएम हमने देखा था तो इनिशियल 2 इंसीजर थे, फिर एक सी था, राइट। तो यहां पर जो है आईसीपीएम अगर आप देखेंगे तो आप इसे काउंट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मिल्की टीथ का बताया हुआ है इसीलिए 20 दांत बनाए हुए हैं सिर्फ, राइट। ऊपर देखो, ऊपर आपके 5 है एक साइड में, दूसरी साइड में 5 है, तो ऊपर कितने हो गए 10 दांत हो गए। और नीचे अगर आप देखोगे तो यहां पर भी आपके क्या हो गए 10 दांत हो गए। तो डेंटल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों का, सबसे पहले ये देख लो, बच्चों का डेंटल फॉर्मूला होता है, बच्चों का डेंटल फॉर्मूला होता है 2102, 2102। तो यहां पर क्या हो गया, 2 आपके इंसीजर्स हो गए, एक कैनाइन हो गया। तो ये तो अपना सेम है अडल्ट वाला ही, 2 इंसीजर एक कैनाइन। तो फर्क कहां है, जो 2 प्रीमोलर्स थे एक तो ये 0 है, और जो 3 मोलर थे, जो एक तो सबसे एंड में आता है भाई, 18-20 साल की उम्र में आता है, कईयों का और भी लेट आता है, अकल की दाढ़ बोलते हैं, सबसे एंड में आता है थर्ड मोलर, विजडम टूथ। तो ये तो आपका बहुत ही लेट आएगा, तो ये तो मिल्की में हो ही नहीं सकता, तो एक मोलर कम है। तो आपकी एक साइड में 3 दांत कम हो गए, 2 प्रीमोलर 1 मोलर, तो 4 से गुना कर दो, अल्टीमेटली आपके 12 दांत कम हो गए, 32 में से 12 घटा दो 20। तो करेक्ट है यहाँ पे। तो 2102 इज द फॉर्मूला। तो 2102 मतलब इंसीजर आपके 2 हैं, फिर आपका कैनाइन आपका 1 है, प्रीमोलर नहीं है, और ये बड़े बड़े मोलर आपको 2 देखने को मिल रहे हैं। तो मोलर यहाँ पर 2 है, कैनाइन आपका 1 है, इंसीजर आपके 2 हैं। तो फॉर्मूला क्या हो गया, आईसीपीएम अगर आप देखोगे ऊपर या नीचे की एक साइड का, तो 2102। तो पूछा जा सकता है कौन सा दांत एब्सेंट है बच्चों के अंदर, प्रीमोलर एब्सेंट है। अब इसके नीचे मैंने लिख दिया है 2102 दोबारा, तो ये एक लेफ्ट साइड का है, राइट साइड का कंप्लीट हो गया। 2102 2102, तो 5 दांत ऊपर 5 दांत नीचे, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 इंटू 2 दैट इज 20 टीथ आपके यहां पर हो जाए। लास्ट जो आपके 4 मोलर्स होते हैं ना, चारों साइड में, आप ऊपर का जो थर्ड मोलर है, यहां का जो थर्ड मोलर है, राइट, चारों जो आपके मोलर्स आपके बाद में आएंगे, इन्हें आप विजडम टूथ बोलते हो, काफी लेट आते हैं। 2 मोलर्स प्रेजेंट रहेंगे ये वाले, लेकिन जो अडल्ट में तीसरा आएगा ना वो थोड़ा सा लेट आता है, तो इसीलिए इसे विजडम टूथ कहा जाता है। कहते हैं कि जब तुम्हारे पास वो दांत आएगा तो उस टाइम पे तुम्हारे पे पैसा होगा, लेकिन ये सब भाई खेल है, ये सब छलावा, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि अल्टीमेटली वो आता ही तब है जब तुम कॉलेज पास आउट कर सकते हो, राइट। ऑब्वियसली इट कम्स इनटू एन एज, जब तुम अच्छे से अगर तुम पढ़ाई करो तो तुम आसानी से कॉलेज पास आउट कर सकते हो, तो उस टाइम पे तुम्हारे पास पैसा होगा ही। दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग। तो यहाँ पे भाई फुद्दू बना दिया गया बहुत गंदे तरीके से, मतलब इन्होंने भी यही बोला है कि तुम्हारा दांत आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉलेज पास आउट करोगे उसी टाइम पे तुम्हें पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर भी पढ़ाई का एक संकेत दिया गया है। तो 2123 इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ अडल्ट, 2123 एक चौथाई का। और यहाँ पर 2102 क्योंकि प्रीमोलर नहीं है, तो 2102 इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ अ चाइल्ड, ह्यूमन काइंड। ओके, सो फॉर्मूला क्या है, डेंटल फॉर्मूला जो कि नंबर ऑफ टीथ बताता है एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में। हम यहां पर क्या करते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर को एक ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो इंसीजर का नंबर लिखोगे, कैनाइन का, प्रीमोलर का, मोलर का, तो ये एक साइड का हो गया है,
तो इसके नीचे एक और बार लिखो, तो एक साइड कंप्लीट हो गई, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों साइड का कंप्लीट हो गया। कंप्लीट सेट का जो है आप इस प्रकार से लिख सकते हो। अब देखो फेरिंग्स की बात करते हैं। फेरिंग्स जो कि एक कॉमन पैसेज था, ओके, फेरिंग्स विच वाज अ कॉमन शॉर्ट पैसेज फॉर डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप ओपनिंग देखोगे तो ईसोफेगस की ओपनिंग भी यहां पर हो रही है, और इसके अलावा अगर आप ओपनिंग देखोगे तो ट्रेकिया की ओपनिंग भी यहां पर हो रही है। तो काफी बार आपने देखा होगा कि आप खाना खा रहे हो बहुत ही जोर जोर से बात करते हुए, और खाना खाते खाते आपको धांस आ जाती है, तो पीछे से जो हमारे यहाँ पे तो ऐसा बोलते हैं पीठ थपथपाओ, तो हम तो भाई बहुत गजब थपथपा देते थे अपने कजिन्स की, बस ऐसा वेट करते थे कि कब कोई खांसे और कब हम अपने हथियार लेकर उसके ऊपर चढ़ जाए। तो ये जो होता किस वजह से है कि जब आप फूड च्यू कर रहे होते हो, चबा रहे होते हो, उस टाइम पर काफी बार अगर आप बात भी कर रहे हो तो आपका जो फूड है वो काफी बार ईसोफेगस की जगह ट्रेकिया में एंटर कर जाता है, क्योंकि पैसेज तो कॉमन है, उसके बाद आपका इलाका बट रहा है, तो काफी बार वो ईसोफेगस में ना जाकर के ट्रेकिया में चला गया, और विंड पाइप में अगर फूड आ गया सोच के देखो, तो अल्टीमेटली आप कोशिश करोगे कि उसको खास खास कर आप लोग सही जगह पर शिफ्ट कर दो, ईसोफेगस में शिफ्ट कर दो। ओके, तो आप अल्टीमेटली जब थोड़ा रेस्ट करते हो, इट कम्स टू अ ब्रेक इवन, ऑटोमेटिकली वो अपना पाथ बदल लेता है। So when food materials pass through the pharynx, the epiglottis, which is a muscular flap-like structure, okay, एक flap-like structure है, flap, flap-like structure मतलब जो खुल सकता है, बंद हो सकता है, एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर है, ये ग्लॉटिस को बंद कर देता है। ग्लॉटिस मतलब ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स, यानी आपका, आप नहीं चाहते कि ट्रेकिया के अंदर खाना जाए, तो आप क्या करो, एक ढक्कन लगा दो जिसका नाम है एपिग्लॉटिस। ओके, तो यहां पर क्या है, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है ये, जो कि इस हिसाब से बंद हो जाएगा, एंड ये आपका ट्रेकिया में खाना नहीं जाने देगा। ओके, तो यहां पर देखो, यहां पर ये आपका एपिग्लॉटिस है, दिस एपिग्लॉटिस, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज प्रेजेंट ओवर हियर, जिससे कि आपका जो फूड है ये इसी डायरेक्शन में जाए सिर्फ। ओके, एंड यहां पर आपका जो फूड है ये अल्टीमेटली इसी डायरेक्शन में जाएगा। आपका एपिग्लॉटिस बंद हो चुका है। अभी आपका यहां पर देखो, इस विंड पाइप में भी जाने की जगह है, इस ईसोफेगस में जाने की भी जगह है, दोनों पाइप में जा सकता है आपका फूड, लेकिन ये ढक्कन जो है आप बंद हो जाएगा, ये ढक्कन ऐसे बंद हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये ढक्कन जब बंद हो गया, ये फ्लैप जब बंद हो गया, कार्टिलेज का फ्लैप जब बंद हो गया, तो अल्टीमेटली यहां पर आपको क्या देखने को मिला कि फूड आपका नीचे की साइड चला गया, ईसोफेगस की साइड। सो समझ लो, देर आर टू पाइप्स, दिस इज फेरिंग्स, यहां पर आपका एक पाइप ये है, एक पाइप ये है, ये वाला आपका फूड पाइप है लेट से, एंड ये आपका विंड पाइप है लेट से। यहां पर एक ऐसा स्ट्रक्चर है विच इज प्रेजेंट लाइक दिस। तो अभी आपकी जगह है, यहां से भी चीज जा सकती है और यहां से भी चीज जा सकती है, लेकिन जब ये क्लोज हो जाएगा ना, फ्लैप जब ऐसे बंद हो जाएगा, तो आपका विंड में पाइप में चीजें नहीं जा सकती, सिर्फ फूड पाइप में जा सकती है। तो ये क्या करता है, ये रेगुलेट कर लेता है, ये जो आपका एपिग्लॉटिस है ये रेगुलेट कर लेता है कि आपका विंड पाइप में चीजें ना जाए। ओके, ये आपका फेरिंग्स है। जैसे आप फेरिंग्स से आगे बढ़ते हो, आपको देखने को मिलता है ईसोफेगस। तो आप जो शॉर्ट फेरिंग्स था इससे निकले और ईसोफेगस में आगे बढ़ गए। तो ईसोफेगस एक अच्छी खासी ट्यूब है, इसकी लेंथ बहुत अच्छी है, अराउंड 30 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है। सो इट इज क्वाइट लॉन्ग ट्यूब। ये आपकी मस्कुलर ट्यूब है जो कि नेक से पास होगी। अब यहां पर फेरिंग्स है, नेक से थोड़ी पास होगी, थोरेक्स रीजन में जाएगी, यानी आपके चेस्ट वाले रीजन में जाएगी, एंड डायफ्राम से पास होती होती पेट रीजन में जाएगी, स्टमक के अंदर ओपन होगी, राइट, बिकॉज गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर के थ्रू आपका इसोफेगस खुल रहा था स्टमक के अंदर। तो स्टमक तक, यहां से लेके यहां तक एक्सटेंड हो रहा है कौन, आपका इसोफेगस। तो इसकी लेंथ काफी अच्छी है और ये पतली सी ट्यूब है। तो ये क्या करती है, स्टमक में फूड को लेके जाती है। और यहां पर जब ये इसोफेगस है, जब ये स्टमक में ओपन होगा, तो किसके थ्रू ओपन होगा, यहां पर आपका एक स्फिंक्टर लगा रहेगा, क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है गैस्ट्रो यानी स्टमक को किसके साथ, ईसोफेगस के साथ। तो आप इसे क्या बोलोगे, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलोगे, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर बोल दोगे, जो कि रेगुलेट करेगा ओपनिंग को। द पोस्टीरियर रीजन, दैट इज अ रिंग ऑफ मसल, जिसे आप गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर बोल रहे हो, ये प्रेजेंट रहता है यहां पर, जो कि जस्ट इसे स्टमक के अंदर ओपन कर देगा।
इट कंट्रोल्स द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टमक। तो अब खाना आपका कहाँ चला गया है, आपका यहाँ पर ईसोफेगस से स्टमक में चला गया। तो अब हम नेक्स्ट जो पार्ट पढ़ेंगे इट इज स्टमक। स्टमक के आपके 3 पार्ट्स होते हैं, लेकिन अब एनसीईआरटी में इसको थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करके क्या बोल दिया गया है कि 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला जो आपका इनिशियल पार्ट है जहां पर आपका खाना आएगा, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हो कार्डियक पार्ट, इसको आप बोलते हो कार्डियक। अब कार्डियक वर्ड इज रिलेटेड टू हार्ट, लेकिन आपका कार्डियक नाम का पार्ट यहां पर भी प्रेजेंट है। कार्डियक के बाद जो ऊपर वाला पार्ट है, जो उभरा हुआ पार्ट है ना सबसे ऊपर, इसे आप क्या बोलते हो, फंडस बोलते हो, जो ऊपर लिखा भी हुआ है। देन ये जो मेन बॉडी बची है, ये जो मेन बॉडी बची है इसे आप बॉडी ही बोलते हो, बॉडी ऑफ स्टमक। एंड ये जो लास्ट पार्ट है इसे आप क्या बोलते हो, लास्ट पार्ट है इसे आप बोलते हो पाइलोरिक रीजन, इसे आप बोलते हो पाइलोरिक रीजन। ओके, तो 4 पार्ट्स कौन कौन से हुए, पहला आपका फंडस जो कि ऊपर प्रेजेंट रहता है, फूड आपका एंटर करेगा सबसे पहले कार्डियक में, लेकिन सबसे ऊंचा जो पार्ट है ये फंडस होगा। ये बात हमेशा याद रखनी है, क्योंकि आपके स्टमक की शेप कैसी है, जे शेप है मेरे भाई, ऐसी शेप है। ओके, तो ये आपका देखो यहां पर इसका लेवल ये है, लेकिन इससे ऊपर भी कोई बैठा रहता है, तो ये तो इनिशियल पार्ट है, कार्डियक इज इनिशियल पार्ट। ओके, तो इनिशियल पार्ट कौन सा हो गया, कार्डियक, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन जो आपका हाईएस्ट पार्ट होगा ना, जो सबसे ऊपर प्रेजेंट रहेगा, ये आपका क्या होगा, फंडस या फंडिक होगा। तो आपका अपर एंटीरियर फंडस आपको देखने को मिला, देन मिडल कार्डियक स्टमक जहां से एंटर कर रहा है आपका इसोफेगस, देन लोअर या पोस्टीरियर पार्ट जो कि ओपन होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसे आपने क्या बोला है, पाइलोरिक पार्ट बोला है। सिंस इट इज अ कैविटी लाइक स्ट्रक्चर, इसे एंट्रम भी बोला जाता है। और मेन बॉडी नाम का नया पार्ट ऐड किया गया है एनसीईआरटी में, जो मेजर पार्ट है, राइट, जो मेजर पार्ट है ये आपका बॉडी कहलाता है। तो यहां पर ये जो पाइलोरिक रीजन है, सिंस ये आपका आगे चल के सी शेप ड्यूडेनम में ओपन होगा, तो ड्यूडेनम में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ओपन होता है स्टमक, तो इसके बीच में जो स्फिंक्टर है ये कौन सा है, पाइलोरिक स्फिंक्टर है। क्यों, क्योंकि पाइलोरिक वाज द लास्ट पार्ट ऑफ स्टमक। तो जो पाइलोरिक स्टमक है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होगा यानी ड्यूडेनम में, तो यहां पर जो ओपनिंग है इसे आप पाइलोरस बोलते हो, जो छोटा सा छेद है जिसके थ्रू ये ओपन होगा, दैट इज पाइलोरस। और जो स्फिंक्टर है जो इनकी ओपनिंग को रेगुलेट करेगा, जो स्टमक को ओपन होने देगा आपके ड्यूडेनम के अंदर, उसे आप पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हो, क्योंकि लास्ट पार्ट ऑफ स्टमक वाज कॉल्ड एज पाइलोरिक। जो इनर वॉल है ऑफ स्टमक, इट बेयर्स लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड, जिसको आप रुगाए बोलते हो। यानी जो स्टमक है इसके जो इंटरनल रीजन है ना, इस पे आपकी इनफोल्डिंग्स ऐसे ऐसे प्रेजेंट रहते हैं एबनॉर्मल सी, इसे आप रुगाए बोलते हो। क्योंकि आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है ये कुछ लेयर्स का बना हुआ है, तो इन लेयर्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है अलग अलग पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में। जैसे इंटेस्टाइन का जो काम है एब्जॉर्प्शन का है, जो खाना डाइजेस्ट होता जा रहा है एब्जॉर्ब इंटेस्टाइन में होगा मैक्सिमम, तो वहां पर विलाय प्रेजेंट होती है, क्योंकि इन्हें सरफेस एरिया बढ़ाना है, तो विलाय आपकी प्रेजेंट रहेंगी। एक तो ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, किसका सरफेस एरिया ज्यादा, विलाय वाले का ज्यादा। तो विलाय जो है सरफेस एरिया बढ़ाएगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा माल आपका एब्जॉर्ब हो सके। सिमिलरली स्टमक में भी आपके रुगाए प्रेजेंट रहते हैं। आपका इस प्रकार का जो इंटरफेस है ये सबसे इंटरनल लेयर में आपको देखने को मिलता है, इन्हें आप रुगाए बोलते हैं। ओके, इनके बारे में भी अब हम जानेंगे थोड़ी देर के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन, अब आपका जो खाना था देखो यार यहां तक पहुंच चुका था, अब यहां पर पाइलोरिक स्फिंक्टर था, ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर था इसने स्टमक को ओपन कर दिया ड्यूडेनम में, तो ये सी शेप ड्यूडेनम है, यहां पर खाना आ चुका है। और यहां पर फिर जेजुनम और इलियम आएंगे, विच आर द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो 3 पार्ट्स होते हैं यहां पर, एंटीरियर ड्यूडेनम यानी फर्स्ट पार्ट, फिर जेजुनम जो कि कॉइल्ड होता है, एंड इलियम जो कि सबसे लास्ट में प्रेजेंट है, तो ये हाईली कॉइल्ड होता है, ये हाईली कॉइल्ड होता है, राइट। तो यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी लॉन्ग, नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है बहुत लंबी, 7 मीटर की है। और लार्ज जो इंटेस्टाइन इसका नाम लार्ज है, लेकिन 7 मीटर जितना लंबा नहीं होता, वो थोड़ा छोटा होता है। तो 7 मीटर से 9 मीटर तक भी लंबी आपकी हो सकती है स्मॉल इंटेस्टाइन, और 2.5 सेंटीमीटर इतना बड़ा इसका डायमीटर होता है। तो पतली है तभी तो आपकी अच्छी खासी छोटे से इलाके में फोल्ड हो जा रही है ना बेहतर तरीके से। तो इसका जो डायमीटर है लगभग 2.5 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन हाँ लेंथ बहुत ज्यादा है इसकी। सो इट इज लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द गट। भाई आपकी पूरी जो लेंथ है आपकी बॉडी की, आपकी हाइट कितनी होगी, अगर आप एक एवरेज हाइट लेके घूमते हो तो 160 से 170 सेंटीमीटर यानी 1.6 टू 1.7 मीटर तुम्हारी खुद की हाइट है, और 7 मीटर का तुमने इंटेस्टाइन ले रखा है।
और वो भी अगर तुम कंप्लीट हर्बीवोर हो भाई, जिंदगी में तुमने कभी मीट वीट नहीं खाया है, तो तुम्हारे जो एलिमेंट्री कैनाल है इसकी लेंथ और भी ज्यादा देखने को मिलती है, बिकॉज डाइजेस्टिव प्रोसेसेस आपको ज्यादा करने पड़ेंगे। अगर आप एनिमल को खाते हो ना, किसी को अगर आप मीट खाते हो, तो आप कई बार प्री डाइजेस्टेड चीजें भी खाते हो, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो डाइजेस्टिव सिस्टम छोटा भी होगा ना, एलिमेंट्री कैनाल छोटी भी होगी, तो भी फटाफट रिएक्शन सस्टेन हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कोर हर्बीवोर हो, तो आपने अगर प्लांट खाए हैं, तो प्लांट को डाइजेस्ट करना बहुत भारी काम है दोस्त। वहां कुछ भी प्री डाइजेस्टेड नहीं है, आप रॉ फूड ले रहे हो। तो उस केस में हर्बीवोर का एलिमेंट्री कैनाल कार्निवोर के एलिमेंट्री कैनाल से लंबा मिलता है। तो ये और भी लंबा, इसीलिए मैं कह रहा हूं 7 से 9 मीटर भी हो सकता है। काफी बुक्स में 9 मीटर भी लिखा मिलेगा, दैट इज ऑल्सो फाइन। ऐसा कोई हार्ड कोर बात नहीं है कि 7 मीटर तो 7 मीटर, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी लंबा भी हो सकता है। तो इसके 3 पार्ट है। पहला ड्यूडेनम जो कि सी शेप का है, जिसमें स्टमक ओपन होएगा। फिर आपका जजनम जो कि मिडल पार्ट है, कॉइल्ड पार्ट। और फिर आपका इलियम है, विच इज हाईली कॉइल्ड पार्ट, बहुत ही ज्यादा घुमा हुआ रहता है। जैसे कि स्टमक के अंदर आपकी यहां पर अंदर वाली लेयर में इररेगुलर प्रोजेक्शंस प्रेजेंट थी, जिसको हम रुगाए बोल रहे थे। सिमिलरली यहां पर अगर आप इंटेस्टाइन में देखोगे, तो आपको विलाय देखने को मिलेंगे। तो विलाय जो है, ये म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलती है। म्यूकोसा मतलब जो सबसे इंटरनल लेयर है ना, ये आपकी म्यूकोसा है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इसके सबसे अंदर जो है, क्योंकि फूड जब पास होगा किसी पाइप में से, तो सबसे अंदर वाली लेयर के कांटेक्ट में आएगा ना। देखो यार, एक पाइप है, ये समझ लो एक पेन है, इसको एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग अलग कर लेते हैं थोड़ा, राइट। अब देखो, यहां पर ये जो पेन है, ये इसका खोखा है, ओके। अब अगर ये एक ट्यूब है, ये मेरी एलिमेंट्री कैनाल है, समझ लो। अगर ये एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है और इसके साइड में मेरी बॉडी के ऑर्गन्स प्रेजेंट है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसका बाहर वाला जो खोखा है, इसका बाहर वाला जो पार्ट है, सिर्फ यही बचे हुए ऑर्गन्स के साथ कनेक्शन में है, अंदर वाला नहीं? बिल्कुल सही बात है। अंदर वाला तो अंदर की साइड है ना, जो बाहर वाला है इसका सरफेस ही किसी ऑर्गन के साथ कनेक्शन में होगा। तो ये बात एकदम करेक्ट है कि बाहर वाली जो लेयर है, वो तो एक्सटर्नल लिंक्स बनाएगी बाकी ऑर्गन्स के साथ, राइट। बाकी ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड रहेगी। लेकिन जो अंदर वाला है, फूड तो इसमें जाएगा ना भाई, अंदर वाला है, फूड इसमें जाएगा, राइट। तो फूड अगर अंदर वाले में जाएगा, तो उसको एब्जॉर्ब हमें अंदर वाली लेयर में करना है। तो जो रुगाए प्रेजेंट रहेंगी, विलाय प्रेजेंट रहेंगी, ये इंटरनल एज पर प्रेजेंट रहती है, अंदर की साइड, क्योंकि फूड तो सारा अंदर है, बाहर थोड़ी फैला हुआ है। किसी पाइप के अंदर से ही खाना जाएगा, तो आपको अंदर की साइड उसे एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो ईच विलाय हैज ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम, ओके। हम पढ़ चुके हैं टिश्यूज के अंदर कॉलमनार एपिथेलियम लंबे लंबे सेल्स है, ओके। तो ये माइक्रोविलाय बना लेते हैं। ब्रश बॉर्डर्ड मतलब आपके एक ब्रश जैसे दिखाई देंगे, जैसे आपकी ब्रश होती है टूथब्रश, तो उसमें जो छोटा सा पार्ट है, हैंडल, इसके ऊपर काफी सारे ब्रिजल्स लगे रहते हैं। सिमिलरली आपका यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट होगा, जिसके ऊपर काफी सारी विलायें लगी रहेंगी, काफी सारी छोटी छोटी फिंगर्स निकली हुई रहेंगी। मैक्सिमम इलाका आपको प्रदान करेंगी ये एब्सॉर्प्शन के लिए, इस हिसाब से आपकी विलायें निकली हुई रहेंगी, राइट। इंटरनली विलाय कंसिस्ट ऑफ अ कैपिलरी नेटवर्क। यहां पर क्या है, विलाय खुद ही इतनी छोटी है, खुद ही इतनी पतली है, उसके अंदर आप बहुत बड़ी नर्व्स को नहीं भेज सकते, जब बहुत बड़ी वेसल्स को नहीं भेज सकते। तो आप यहां पर क्या है, लिम्फ वेसल्स को भेजते हो और कैपिलरीज को भेजते हो। तो यहां पे आपकी लिम्फ वेसल प्रेजेंट होती है, जिसका नाम है लैक्टियल, जो कि इस विलाय के सेंटर पर प्रेजेंट रहेगी। तो ये यहां पर अगर विलाय है, तो यहां पर एक लिम्फ वेसल देखने को मिलेगी, जिसका नाम है लैक्टियल। और इसके नीचे जो है एक कैपिलरी नेटवर्क देखने को मिलता है, ये आपकी कैपिलरीज होंगी, जो यहां पर आपको वस्कुलर कनेक्शन यानी ब्लड कनेक्शन प्रोवाइड करती है। सो दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। तो यहां पर देखो यार, ये जो आपका इंटेस्टाइन है, ये इसका पूरा का पूरा खोखा है टोटल। तो ये बाहर के साथ तो ऑर्गन से कनेक्टेड रहेगी, आउटर एज पे तो। और अंदर की साइड देखो, अगर आपने इस लेयर को खोल दिया है, तो बाहर की साइड तो ये कनेक्टेड रहेगी काफी सारे ऑर्गन से, कनेक्टेड रहेगी ऑर्गन्स से। लेकिन अंदर की साइड अगर आप देखोगे, तो विलाय बना रखी हैं और उसके ऊपर भी और माइक्रो विलाय बना रखी हैं। तो सरफेस एरिया एकदम मैक्सिमाइज हो जाए। अगर आप इस विलाय को और बड़ा करके देखो, तो विलाय के सेंटर पर ये जो येलो कलर की आपको दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी खासी लिम्फ वेसल, ये क्या है, ये आपकी लैक्टियल है। येलो कलर की जो लिम्फ वेसल है, जो मैंने आपको बताई थी कि विलाय में प्रोमिनेंट रहेगी, दैट इज लैक्टियल। और ये जो रेड और ब्लू कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कैपिलरीज। यही आपका वस्कुलर कनेक्शन यहां पर प्रोवाइड करती है। और ये जो विलाय है ना, इतने में नहीं रुकती, ये जो विलाय है, ये और छोटी छोटी माइक्रो विलाय बनाती है इस प्रकार की।
और ये देखो लंबे लंबे सेल है, लंबे लंबे सेल है मतलब कॉलम लाइक सेल्स है, सब साबित हो रहा है भाई, कॉलम लाइक सेल्स हैं तो इनका नाम क्या हो जाएगा, कॉलमनार सेल हो जाएगा ना। हमने साक्षात देख लिया है, पतला और लंबा सेल, लेंथ ज्यादा है मोटाई कम है तो कॉलमनार हो गया। दूसरा कॉलमनार की प्रॉपर्टी क्या थी, न्यूक्लियस ज्यादातर बेस पे प्रेजेंट रहेगा, बेसल न्यूक्लियस था, दोनों बातें कंफर्म हो गई, हमें पता लग गया कि ये कॉलमनार लाइक सेल्स की एसोसिएशन से बनता है। डन। तो ये है आपका इंटेस्टाइन। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन, अब क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन था वो यहां से आया इस प्रकार से, यहां से समझ लो आपका जेजुनम आया, फिर ऐसे करके हाईली कॉइल्ड इलियम यहां पर ओपन हो जाता है। यहां पर जब ये ओपन हो गया तो सबसे पहला जो इलाका है ना, ये वाला जो इलाका है, इसको आप क्या बोलते हो, ये ब्लाइंड है क्योंकि कहीं पर ओपन नहीं हो रहा, इसकी खुद की कोई ओपनिंग नहीं है, तो इसे आप क्या कहते हो, ब्लाइंड सैक सीकम। इस सीकम में आपको काफी सारे बैक्टीरिया भी देखने को मिलते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, विटामिन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और यहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी सीकम से अटैच होती है जिसको आप बोल रहे थे अपेंडिक्स, जो कि आप रिमूव भी करा सकते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है यानी किसी भी काम का नहीं होता, इसे आप वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। फिर आपका कोलॉन आ जाएगा, तो कोलॉन में 3 पार्ट थे, एक आपका उठता हुआ पार्ट जिसको आप बोलते हो असेंडिंग कोलॉन क्योंकि उठ रहा है, एक आपका ट्रांसवर्स प्रेजेंट है तिरछा, तो इसको आप बोल दोगे ट्रांसवर्स कोलॉन, एक आपका नीचे की साइड आ रहा है, इसे आप क्या बोल दोगे, डिसेंडिंग कोलॉन यानी नीचे की साइड उतरता हुआ, और यहां पर आपका एस शेप एक स्ट्रक्चर बनता है, इसे आप क्या कहते हो, सिग्मोइड कोलॉन बोलते हो, जिसे आप पेल्विक कोलॉन भी बोल सकते हो, तो इट इज कॉल्ड एज सिग्मोइड कोलॉन, एनसीईआरटी में नया ऐड हुआ है। फिर 3 पार्ट थे आपका सीकम कोलॉन रेक्टम, तो सीकम तो आपका पहला पार्ट है, फिर कोलॉन में असेंडिंग ट्रांसवर्स डिसेंडिंग और सिग्मोइड, तो कोलॉन के 4 पार्ट हो गए, फिर आपका तीसरा पार्ट हो गया रेक्टम, और ये आपका पोस्टीरियर ओपनिंग एनस के थ्रू ओपन हो जाएगा एंड खाना बाहर निकल जाएगा, यानी हमारा एलिमेंट्री कैनाल का काम कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या क्या बातें हो, जो सीकम है इट इज वेल डेवलप्ड इन हर्बीवोर्स क्योंकि इन्हें ज्यादा बैक्टीरिया की जरूरत है अच्छे से एसोसिएशन करके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, वेरी स्मॉल इन मैन, अराइजिंग फ्रॉम सीकम इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो कि वेस्टिजियल होते हैं यानी कि नॉन फंक्शनल होते हैं, कहा जाता है कि हमारे पूर्वजों में शायद कुछ काम करते थे, अभी हमारे अंदर काम नहीं करते। तो हमारे अंदर जो सीकम है ये बहुत छोटा रहता है, हाँ कोलॉन बहुत फैला हुआ है अच्छा खासा, कि फूड का मेन पाथ जो है उसे रेक्टम तक पहुंचाने वाला कौन है, कॉलम। ये आपका ब्लाइंड सैक होता है यानी आपका बंद होता है, इसीलिए काफी छोटा है मैन के अंदर, राइट, वेरी स्मॉल इन मैन। कोलॉन में पहुंच गए तो यहां पर असेंडिंग कोलॉन है, ट्रांसवर्स कोलॉन है, डिसेंडिंग कोलॉन है और पेल्विक कोलॉन है या फिर आपका सिग्मोइड कोलॉन है। ये आपके कहां पहुंचा देते हैं, फूड को रेक्टम में पहुंचा देते हैं जो कि एनस के थ्रू ओपन हो जाता है। रेक्टम क्या करता है, टेम्परेरीली स्टोर करता है फीकल मैटर को, यानी आपका जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको थोड़ी देर के लिए रेक्टम स्टोर करता है, और जैसे ही आपको सिग्नल मिलता है, जैसे ही आप वॉशरूम जाते हैं, एनस के थ्रू वो फूड, अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आ जाता है। सो दिस इज अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल, ये आपका एलिमेंट्री कैनाल के बारे में कुछ असेंशियल चीजें थी। अब कुछ एडिशनल पॉइंट, इन सम हर्बीवोर लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया, इन सम हर्बीवोर, जरूरी नहीं आपके अंदर हो, आपके अंदर वैसे होता भी नहीं है, लेकिन काफी सारे जो घास खाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बफेलो है, काव है, काफी सारे रूमिनेंट्स हैं, इनके अंदर सेल्यूलेज बनाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। तो क्या करते हैं वो सेल्यूलेज बनाने वाले बैक्टीरिया, सेल्यूलेज बना करके एनिमल को देते हैं और एनिमल उस घास को पचा पाता है, आप घास को नहीं पचा पाते, क्यों, क्योंकि आपके अंदर वो एंजाइम नहीं है, आपके अंदर सेल्यूलेज है ही नहीं, तो आप घास को नहीं पचा सकते, लेकिन कुछ एनिमल्स पचा सकते हैं, हर्बीवोर पचा सकते हैं, डियर वगैरह, रैबिट वगैरह, बिकॉज दे हैज द सेल्यूलेज मेकिंग एबिलिटी और द सेल्यूलेज मेकिंग मशीनरी। एनस जो है इट इज ऑल्सो गार्डेड बाय अ सर्कुलर वॉलेंट्री मसल, यानी यहां पर वॉलेंट्री मसल है, वॉलेंट्री क्यों बोला गया, बिकॉज अपनी कंट्रोल है इसके ऊपर, ओके, आपका खुद का कंट्रोल जो है इस मसल के ऊपर है, ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं लगा और आपका फीकल मैटर आपकी बॉडी से बाहर आ गया, दैट इज रियली नॉट पॉसिबल, तो यहां पर इसे स्फिंक्टरनी बोलते हैं। तो आपकी जब मर्जी होगी तभी ये आपकी जो मसल है ये आपको अलाउ करेगी टू सेंड द फीकल मैटर आउटसाइड योर बॉडी, ओके, तो यहां पर ये चीज आपको देखने को मिलती है। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल हिस्टोलॉजी, यानी एलिमेंट्री कैनाल की जो हिस्टोलॉजी है, एलिमेंट्री कैनाल में जो लेयर्स प्रेजेंट है इनके बारे में हम बात करेंगे, एंड काफी सारे ग्लैंड्स की हम बात करेंगे।
जो कि हमने अभी नहीं पढ़ी। अभी हमने सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट किया है, अभी हमने पूरी पाथवे देखी है फ्रॉम माउथ टू एनस। अभी हम देखेंगे कि आपके जो लेयर्स हैं सिंस ईसोफेगस से रेक्टम तक, जो 4 लेयर्स हैं जिसको आप सेरेसो, मस्कुलरिस और सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा बोलते हो, इन लेयर्स की क्या-क्या एडवांटेजेस हैं, क्या-क्या इनमें प्रेजेंट होता है एंड ये अपने आप को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्टमक के अंदर, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। सो हिस्टोलॉजी पढ़ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको हम लोग थोड़ा अलग से रखेंगे एज अ स्मॉल टॉपिक एंड अल्टीमेटली वी विल रीच टू द ग्लैंड्स। और एक बार अगर ग्लैंड खत्म हो जाए और एलिमेंट्री कैनाल को आप समझ जाए तो डाइजेस्टिव प्रोसेसेस के ऊपर हम आ जाएंगे एंड लास्ट टॉपिक आपका बचेगा दैट इज डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसको भी हम लोग अल्टीमेटली क्रैक कर लेंगे और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो हिस्टोलॉजी को और बचे हुए पार्ट्स को हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया देन यू कैन रिव्यू एंड रेट आवर ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड अल्टीमेटली आप वहां पर हमें सपोर्ट कर सकते हैं, अपना प्यार दिखा सकते हैं। इस लेक्चर को देखने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद एंड आई होप दैट यू आर रिवाइजिंग ऑल द कंसेप्ट्स वेल। आई होप यू आर रिकैपिचुलेटिंग ऑल द थिंग्स इन अ बेटर वे। तो आप इसी तरीके से काम करते रहिए, डीपीपी सॉल्व करते रहिए, पीवाईक्यूज को देखिए, एग्जाम्पलर को देखिए, काफी सारी चीजें एनालाइज करने की कोशिश कीजिए एंड अल्टीमेटली यू विल गेट द बेस्ट आउटकम पॉसिबल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।